हमें क्वेश्चन लेके पूछने आया है। अभी थोड़ी देर बाद टेस्ट है उसी का। अब हो गया, जितना बताना बता दिया मैं। आज मैं ना, गुड मॉर्निंग भैया, नमस्कार। चलिए, अलग अलग से काहे गुड मॉर्निंग करते हो, एक बार हो गया तो हो गया। ठीक है, खैर आपकी जैसी मनसा। हाँ, तो अभी हम लोग 11 बजे से लेकर के 12:30 तक पढ़ लेते हैं, और 12:30 से फिर आपका मैं 1 घंटे मैं समय दूंगा, बाकी आप कहोगे तो 1.5 घंटे दे दूंगा। अब वो तो आपके ऊपर है ना कि आपको कितना बैठना है। आपकी मर्जी करे 4 घंटा ले लो। ठीक है, मैं कल नहीं आऊंगा। उत्तर? कौन सी डिजाइन? आंसर ना, रिजल्ट संस्थान देगा। मैं रिजल्ट थोड़ी देता हूँ, वो संस्थान। अभी आपका टेस्ट हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा। हमारे वाले में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। पहला टेस्ट क्या होता है? हाँ, जितना कट सकता उतना कटवाएंगे। डबल नेगेटिव मार्किंग। आओ बताओ। मैं 1 सप्ताह बाद फिर ज्वाइन कर लूंगा आके, विद इन 1 वीक में। हाँ जी। वो क्या चलेगा संस्थान बताएगा, मैं थोड़ी बताऊं। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं टेस्ट लूंगा आज, है ना। अभी हाँ, नेगेटिव मार्किंग पूरी तरह से है। कर दीजिए ना, कल जो एटलस ही लोग लेके आते, कल ज्योग्राफी। हाँ, कल से ज्योग्राफी क्लास रहेगी मेरी जगह पे, है ना। तो एटलस वाला लेकर के आना अपना मानचित्र। तो उससे क्या होगा कि बिना मानचित्र के ज्योग्राफी पढ़ी नहीं जाती है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। नहीं, आज कोई क्वेश्चन नहीं, प्लीज बैठिए। टेस्ट के दिन कोई किसी भी तरह क्वेश्चन नहीं। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, और पहुंच गए थे विटामिन डी के पास। लिखिए हेडिंग, विटामिन डी। अभी हम लोग विटामिन खत्म करेंगे और मिनरल्स, 2 टॉपिक बचे हैं अपने पास, तो उनको फाइनल कर लेते हैं, फिर सीधे आप बहुत ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा, बेईमानी मत करिएगा, ठीक है। हाँ, मोबाइल फोन से देख सकते हो ढूंढ ढूंढ के, कॉपी से मत देखना, है ना। हाँ हाँ, प्रथम, हाँ, प्रथम 10 वालों को हम अपनी तरफ से पुरस्कृत करवाएंगे, सम्मानित करवाएंगे। उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा करके चपकवाएंगे जगह जगह, है ना, कि इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, अब आगे चल के इतना बड़ा काम कोई कर ना पाएगा, है ना। चलिए, संविधान में 1-2 नंबर का जगह दिलवा देंगे, है ना। मोदी जी से कहेंगे कि एक आर्टिकल और बनाया जाए, और इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। खैर, लिखिए रासायनिक नाम या केमिकल नेम। इसको पूरा करते हैं क्योंकि सवाल यहां से आए हैं अभी। लिखिएगा, हाँ, यहां से भी सवाल पूछा गया है। रासायनिक नाम या केमिकल नेम, इसको वो बोलते हैं कैल्सीफिरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफिरॉल। लिखिएगा, कैल्सीफिरॉल। लिखिएगा, कैल्सीफिरॉल। भाई पंखा मत चलाओ, ठंडा लग रहा है मुझे। आज नहीं, आज पंखा उनका कुछ नहीं चलेगा, है ना। कैल्सीफिरॉल, आज टेस्ट है ना, तो टेस्ट दिन पंखा कहाँ चलता है। लिखिएगा, कैल्सीफिरॉल। लिखिए अदर नेम, लिखिएगा अदर नेम, लिखिएगा, हाँ, अदर नेम लिखिएगा, हड्डी और मांसपेशी का विटामिन, स्किन एंड मसल्स विटामिन। अदर नेम लिखिएगा। अब भाई शांत हो जाओ, है ना। कल क्या हुआ, मुसल्लापुर हाट में 3 लोग आपस में लड़ लिए करण सरी क्लास में। उसके बाद संस्थान उनको उठा लिया, और उठा के एक कमरे में ले जाके बंद कर दिया, और 2.5 घंटे बंद रहे। फिर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सब बचा लो। हमको लोग जानते हैं कि हम बहुत सीधे हैं, हालांकि ऐसे ही हैं हम, लेकिन बहुत तो नहीं है। तो फिर हम दरवाजा खुलवा के निकलवाए। हमने कहा भाई अब तो छोड़ दो। अच्छा, जब निकले तो बड़े सीधे हो गए थे, है ना। हम कह रहे अब लड़ोगे, कहीं नहीं, अब तो दोस्त हो गए। अच्छा, संस्थान ने क्या किया था, पानी और नाश्ता भी अंदर में रख दिया था। ये वाला बोतल, 3-4 बोतल पानी, और वो कटलेट वगैरह मंगा के रख दिया था कि आराम से लड़ो, खाओ, 2.5 घंटे बाद निकलना। तो सब खत्म कर दिए थे खा के।
पनिया भी सब पी लिए थे और बाहर निकले तो खुश थे, है ना? आ? ऐसी लड़ाई मत करना। यहाँ कोई कमरा नहीं है, हाल नंबर 6 बनवाना पड़ेगा एक, है ना? चलिए, नहीं झगड़ा मत करना। वो झगड़ा कर लिए थे सीट का, क्या हो गया? बैठो बैठो। अच्छा आओगे, लड़ाई करोगे? आइए आइए। अरे ठीक है। शरीर में सर 1% पानी की कमी होती है सर। हमारे शरीर में सर 1% अगर पानी की कमी होती है सर तो जबरन पैर छुआओगे? है ना? चलिए। हाँ, लिखिए क्या चीज? अच्छा अच्छा। अरे तो बड़ी अच्छी बात है, शानदार, प्रणाम करते हैं। लिखिएगा अदर नेम में, इस लिखिएगा बोन एंड मसल विटामिन, मांसपेशी और हड्डी का विटामिन। मैंने स्किन कब बोला? स्किन बोल दिया था, सही कर लो। अब आप लोग बख्तहीम इतना लगवा दोगे तो कैसे होगा? लिखिएगा बोन एंड मसल, हाँ सही कर लो, स्किन हटा दो। हड्डी और मांसपेशी का विटामिन, हड्डी और मांस पे स्किन हटा दें, स्किन संपर्क इसका नहीं है। दूसरा लिखिएगा, लिखिएगा रिकेट्स विटामिन या सूखा रोग, लिखिएगा रिकेट्स का विटामिन या सूखा रोग वाला विटामिन। रिकेट्स नाम सुना होगा, बच्चों में सूखा रोग, लिखिएगा रिकेट्स विटामिन या बच्चों में सूखा रोग, रिकेट्स विटामिन या बच्चों में सूखा रोग। एक और लिखिएगा सनसाइन विटामिन, सूर्य की चमक जानते हैं ना? हाँ फिर से ध्यान देना, मसल्स एंड बोन विटामिन, मसल्स एंड बोन विटामिन। दूसरा लिखिएगा रिकेट्स विटामिन, एक लिखिएगा सूर्य की चमक वाला या सनसाइन विटामिन, क्योंकि मैक्सिमम कहां से प्राप्त कर रहे हैं? सन से। ठीक है, अब लिखिएगा नेचुरल सोर्स, लिखिए हेडिंग नेचुरल सोर्स। और नेचुरल सोर्स में याद रखिएगा अप्रोक्सीमेट 80% विटामिन डी हम प्राप्त करते हैं सनसाइन से। तो ये तो पहली बात ऊपर लिख दीजिएगा कि जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट बी है, यूवी बी, यहां से हम 80% डी प्राप्त करेंगे। तो पहला यही लिख दीजिएगा, 80% ऑफ द विटामिन डी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनसाइन या अल्ट्रावायलेट बी, सनसाइन या अल्ट्रावायलेट बी। और बाकी भोजन में लिखा गया है भाई, भोजन में क्या क्या बंदोबस्त किया गया है। तो यह है कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल। एक फिश होती है टूना फिश, बहुत फेमस है डी के लिए, लिखिए टूना फिश, कॉड लिवर ऑयल, कॉमा टूना फिश। और अंडा, मशरूम। हाँ मशरूम हमें लगातार नहीं खाना चाहिए, सप्ताह में एक बार, महीने में कम से कम 2 बार, बस, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा मशरूम बॉडी में जहर पैदा कर सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा के मिनरल्स होते हैं। लिखिए काउज मिल्क, लिखिएगा गाय का दूध और दही, गाय का दूध और दही। लिखिएगा मोटे अनाज, गाय का दूध और दही, मोटे अनाज, गाय का दूध और दही, मोटे अनाज। यकृत, यकृत मशरूम 2 बार कहा गया है, यकृत और सन लाइट, सूर्य का प्रकाश। तो इतने सारे भोजन से मिलेंगे। हालांकि ये भोजन का मसला कितना है बच रहा, 20%, क्योंकि ज्यादातर विटामिन डी हमें सनलाइट से मिल गई है। अब लिखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो एक तो बीमारी बच्चों में क्या हो रहा है? रिकेट्स हो रहा है। और बड़ों में भी रिकेट्स होता है, लेकिन उसे बोलते हैं ऑस्टियोमेलासिया। क्या बोलते हैं?
ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं, या इसे हम बोलते हैं हिंदी में अस्थि मृदुलता या बोन सॉफ्टिंग, अस्थि मृदुलता या बोन सॉफ्टिंग। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है या सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया या बोन सॉफ्टिंग हो जाती है, बच्चों में ऑस्टियोमेलेशिया या बोन सॉफ्टिंग, बच्चों में वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया, वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया या बोन सॉफ्टिंग, या इसे बोलते हैं रिकेट्स ऑफ एडल्ट, रिकेट्स ऑफ एडल्ट। देखिएगा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया या बोन सॉफ्टिंग या रिकेट्स ऑफ एडल्ट हो जाता है, रिकेट्स ऑफ एडल्ट हो जाता है। अब इसको समझिएगा इस लाइन को, कि उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दो बातें हैं, एक है रिकेट्स और एक है ऑस्टियोमेलेशिया। इन दोनों बातों को समझिए। होता यह है कि जो हमारी हड्डियां हैं, बोन है, ये दो तरह से हैं। हमारी हड्डियां हमारा संविधान है। जिस तरह से संविधान नम्य और अनम्य का मिश्रण है ना, लचीला भी है और कठोर भी है, वैसे हड्डियां हैं। हड्डियों में कुछ मटेरियल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक, और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं इनमें से सबसे प्रमुख है कैल्शियम और फास्फोरस। हमारी हड्डियों में मैक्सिमम मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, और यह हड्डियों को बहुत हार्ड या कठोर बनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारी हड्डियां कुछ प्रोटीन से मिलकर के बनती हैं। शायद आपको कोलाजन का नाम याद होगा, और ये जो प्रोटीन है ये ऑर्गेनिक है। कैसे हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं ये इसे सॉफ्ट बनाते हैं। क्या करेंगे? सॉफ्ट बना देंगे। तो आप देख पा रहे हो कि एक तरफ सॉफ्ट और एक तरफ हार्ड, दोनों का मिक्सचर बोन हो गया। तो यही वजह है कि हम हल्का फुल्का कूदते हैं तो हड्डियां टूटती नहीं हैं, या हल्का सा वो जंप कर लेती हैं, क्योंकि हड्डियां पोर्स भी हैं, बीच में छिद्रित हैं, है ना। तो छिद्रित होने के नाते स्पंज का एक स्थान या स्पंज नुमा स्थिति पैदा करती हैं। तो जिनकी इस हड्डी में इन दोनों में बैलेंस गड़बड़ होता है, उनकी हड्डियों में अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं। समस्याएं कैसे आएंगी उनको देखा जाए। मान के चलना कि अगर मान के चलो ये हड्डी है और इसमें हमने कमी कर दी कैल्शियम और फास्फोरस की, तो कैल्शियम या फास्फोरस अगर डिक्रीज कर जाएगा तो अब इसकी कठोरता कैसी होगी? कठोरता यानी कि हार्डनेस डाउन होगी, और जब कठोरता डाउन हो जाएगी तो हड्डियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कैसी हो जाएंगी? सॉफ्ट हो जाएंगी। और कोई भी सॉफ्ट हड्डी अब क्या होगी? मुड़ सकती है ना, बीच में बाइंड कर जाएगी। तो सॉफ्ट हड्डी बोन सॉफ्टनर सी क्या है? रिकेट्स है। किसका? एडल्ट का। किसका? एडल्ट का। और याद रखना कि जो आपने विटामिन डी खाया है इसका एक ही काम है, और काम यह है कि शरीर में भेजा गया जितना भी कैल्शियम और फास्फोरस है उसको ढूंढो, और ढूंढ करके इसे भेज दो शरीर के कामों के लिए। जैसे आपने सुना होगा गांवों में कुछ ऐसे वैद्य होते हैं कि 5 रुपए की दवाई बेच देते हैं, खाया हुआ नहीं लगता तो हकीम रहमानी से मिलें प्रत्येक मंगलवार बृहस्पतिवार, है ना। मायूसी है चेहरे पर तो हकीम क्यों हो मायूस, है ना। पुराना बवासीर है तो मिले। ऐसी बीमारियों का इलाज वही करते हैं। बस स्टैंड के पीछे काली पहाड़ी के नीचे से आके मिले। तो ये जो कहानी है वास्तव में यहीं से पनपती है कि खाया पिया लगता नहीं है। खाते हैं 23 रोटी और हैं एकदम टिटरी टाइप के, एकदम दुबले पतले। तो वही है ना कि जो पिया है वो बिजली के तार हो गए। तो जो बिजली के तार टाइप के पिया नहीं चाहिए, कैसे चाहिए? थोड़े फूले वूले पिया चाहिए। तो बिजली के तार वाले जो पिया है वाकई में उनके शरीर में विटामिन डी की कमी है। किस कमी है? विटामिन डी की, है ना। आपके यहाँ भोजपुरी में कोई गाना है विटामिन को लेके, हमें लगता है इन लोग जानते बहुत हैं, हमसे पढ़ते हैं क्या लग रहा है ना। इनको हम ही पढ़ाते हैं, हमें लगता। हाँ जी।
कड़ापन, नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, एक होता है ऑस्टियोपेरोसिस, तो वही रीजन है। अभी बहुत बेसिक जानकारी इसकी नहीं है मुझे, देख लेते हैं क्या है ऐसा। ठीक, बेस दो ही पता है मुझे हड्डी में, एक तो ऑस्टियोमेलेशिया और एक ऑस्टियोपेरोसिस। हाइपर एक्सटेंशन भी देख लेते हैं कि बताते हैं फिर आपको। हाँ, उनके पास तरह तरह की जानकारी है, क्योंकि उनको सारा काम यही है ना, हड्डी वाले का। तो देख लेते हैं क्या है। खैर, तो जब हम बात करते हैं खाया पिया लगता नहीं है, तो इसका मतलब है कि खाया पिया तभी लगेगा जब हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस बेहतरीन होगा। और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए दो ही जिम्मेदार हैं, एक तो विटामिन, दूसरे मिनरल्स। पढ़े हो ना? तो बॉडी में अगर विटामिन कम है और मिनरल कम है, तो आप लाख खा लो, 3 गिलास दूध पी लो, 4 गिलास दूध पी लो, वो सुबह फ्लश के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, रुकता नहीं है। तो इसको रोकने के लिए क्या चाहिए? चुम्बक चाहिए शरीर में। चुम्बक कौन है? विटामिन डी है। तो विटामिन डी, अब जैसे मान लो 1 गिलास दूध पिए और विटामिन डी बॉडी में है, तो सारा कैल्शियम वो निकालेगा और हड्डी दे देगा, हे हड्डी ले लो। और नहीं रहेगा तो हड्डी ऐसे मुंह देखेगी, कहे कैल्शियम आया तो लेकिन हम ले ना पाए, तो इससे कमजोरी आ जाएगी। तो बहुत लाख खा लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो विटामिन डी का मेन काम क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड, डाइजेस्टिव फूड, और उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी को दे दीजिए। तो इसमें जो समस्या आई कि अगर विटामिन डी कम हो गया मान लो, तो उसने अब कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करना कम कर दिया, और कम हुआ तो कठोरता क्या हुई? कम हुई, और इससे बोन में सॉफ्टनेस आ गई, और इसी को हम क्या कह दिए? अस्थि मृदुलता या ऑस्टियोमेलेसिया। क्या बोल दिए? ऑस्टियोमेलेसिया। समझ में आया? तो इसको बनाइएगा एक बार कि विटामिन डी कम हुआ तो कैल्शियम और फास्फोरस कम हो जाएगा। उसके नीचे जहां पे आपने लिखा है कॉन्सेप्ट बनाया करो, लिखने से कुछ नहीं होता। विटामिन डी कम हुआ तो कैल्शियम और फास्फोरस कम होगा, और ये कम होगा तो हार्डनेस कम हो जाएगी, कठोरता कम हो जाएगी। और कठोरता कम होना ही, इसे ही हम कहते हैं बड़ों का रिकेट्स, बड़ों का सूखा रोग। रिकेट्स बात करें तो बच्चों का है, और बड़ों में जो रिकेट्स है वो ऑस्टियोमेलेशिया है। ऑस्टियोमेलेशिया का मतलब है कि कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि भाई अ, ये जो कैल्शियम और फास्फोरस है, ये इसका बैलेंस खराब हो जाता है। और खराब कैसे होगा? ये सबका बन गया। आइए बढ़ते हैं। होता यह है कि हमारी हड्डियों के जस्ट बगल में, अच्छा बनाइए भैया, बनाइए बनाइए। आज करण सर गुस्सा आ गए थे क्या ऑनलाइन वालों पे? ऐसे लिख के चले ही जाते हैं लोग, रजाई में बैठे बैठे एकदम गरमाए रहते हैं, उसके बाद फिर लिख देते हैं। मन करता है कि लाओ कुछ लिख दे। हाँ। अब रितेश भैया लिख रहे हैं कि न जाने कौन विटामिन खाला, पूरा दिन भर दुबरा जाला। हम यहीं से विटामिन भेजेला, अब समझ गया? हाँ। और तू मोटा जाला फिर, अब पढ़ लेला, नहीं तो उठा के पटक कितना मार मारेला ना, सुधार हो जाइला। अब हो गया? ठीक। ये हड्डी के बगल में देखो तो मांस भी होती है ना, और मांस के ठीक बगल में ईश्वर ने एक लेयर लगा दी जिसको कहा गया त्वचा। तो हम लोग लगभग ऐसे बने हैं, ऊपर एक कवर डाल दिया है जिससे कि खतरा ना हो, कोई डरे वरे नहीं। सोचो अगर पूरी मांस ऊपर की त्वचा निकाल ली जाए और मार्केट में खड़ा कर दिया जाए,
बड़ा टेंशन हो जाएगा लोगों में। लोग कहेंगे भूत आया, है ना, मांस वाला भूत। आमतौर पर भूत हड्डी वाला होता है केवल। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम कैल्शियम यहाँ से निकल जाता है और फास्फोरस, तो ये कहीं जाएगा थोड़ी, ये चला जाता है हमारी मसल्स में। कहाँ चला जाएगा? मसल्स में चला जाएगा। और मांसपेशियों में है कनेक्शन किसका? तो जवाब होगा ब्लड का। किसका? ब्लड का। ये मांसपेशियां अपना कैल्शियम और फास्फोरस दे देती हैं किसको? ब्लड को। अब ब्लड तत्काल चला जाता है किडनी के पास, क्योंकि बिना किडनी के ब्लड की पास मार्किंग संभव नहीं है। और किडनी क्या करती है? बर्दाश्त नहीं है उसे कि ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस रक्त में रहे, और वो इसे निकाल देती है। लेकिन तब तक ये बदल जाते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट में। किसमें बदलते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट में। और यही जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है, इसको ही तो आप जानते हो पथरी या स्टोन। तो आप ये मान के चलना कि जिसको ऑस्टियोमेलेसिया होगा, रिकेट्स होगा, उसमें गारंटेड है कि काल या परसों या अगले साल तक क्या हो जाएगी? पथरी पकड़ लेगी। यानी विटामिन डी ही अप्रत्यक्ष रूप में किसके रीजन बन रही है? स्टोन का रीजन बन रहा है। ठीक है, तो ये बात भी वहीं नीचे बनाई है। ऑस्टियोमेलेसिया हुआ तो सारा कैल्शियम कहाँ चला गया? मसल्स में। और मसल से चला गया ब्लड में, और ब्लड से चला गया किडनी में, और किडनी ने कन्वर्ट कर दिया उसे कैल्शियम ऑक्जेलेट में, और वो जाम जाता है फिर किडनी में। कैल्शियम और फास्फोरस बोन से निकल के मसल्स में पहुंचा, और मसल्स में निकल के पहुंच गया किडनी में, और किडनी ने कन्वर्ट कर दिया उसे ऑक्जेलेट में, और ऑक्जेलेट ही है स्टोन। उत्तर प्रदेश पीसीएस ने एक सवाल पूछा बहुत साल पहले कि किसकी कमी से पाषाण रोग हो जाता है? पाषाण रोग। तो लोगों को लगा कि ये कोई नई बीमारी, बगल में अंग्रेजी में लिखा था स्टोन। तब पकड़ में आया कि अच्छा, ये तो स्टोन पूछ रहा है। तो स्टोन को ही तो पाषाण कहते हैं, और वो ट्रांसलेटर बिठाते हैं। उनको पथरी से मतलब ही नहीं है। वो तो स्टोन को ट्रांसलेट कर क्या हो जाएगा? पाषाण ही तो होगा। तो जिसके अंदर विटामिन डी कम है, उसको चांस बन रहा है किसका? स्टोन होने का। कैल्शियम और फास्फोरस ज्यादा हुआ तो वो कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्जेलेट में, और वही है रासायनिक तौर पर पथरी। क्या है? पथरी। समझ में आ गया सारा कॉन्सेप्ट? आइए पीछे चलते हैं। हाँ, बनाइए। तो ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होना भी अच्छी बात नहीं और ना होना भी अच्छी बात नहीं है, बैलेंस में होना चाहिए। इसके बाद लिखिएगा डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन डी। उसके नीचे दोनों चित्रों के नीचे लिखिएगा विटामिन डी की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं और कुबड़ निकल जाता है, हम्प। विटामिन डी की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं और कुबड़ निकल जाता है, झुक के चलने ऐसे शुरू हो जाएंगे। विटामिन डी की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं, कुबड़ निकल जाता है, और टिटैनी नामक रोग हो जाता है। यहाँ पे लिखा टिटैनी। तीन समस्याएं लिखिएगा, दांत कमजोर होंगे, कुबड़ निकल जाएगा, हम्प, और टिटैनी डिडीज। हाँ, टिटैनी नामक रोग हो जाता है। इसके बाद लिखिएगा टिटैनी में आप समझ पा रहे हैं टिटैनी क्या है? तो वही समझना इस चीज को कि जब आपके मसल से कैल्शियम और फास्फोरस इतना ज्यादा निकल जाए कि सारा का सारा खत्म हो जाए, तो मसल्स में क्रैम्प आने शुरू होते हैं, खिंचाव, और बहुत ज्यादा पेन होना शुरू होगा, और खास करके पैर के निचले हिस्से में, और स्टिफनेस हो जाएंगी, बहुत ज्यादा कड़ापन हो जाएगा। कुछ लोग देखिए तो रतिया में सोते समय गमछा उमछा बांध लेते हैं दर्द के मारे, काला काला धागा पहनते हैं। होता कुछ नहीं, खाली लगा, वो खाली किसी ने कह दिया तब से पहनना शुरू कर दिए हैं। रनिंग के बाद का होना स्वाभाविक बात है, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो
अक्सर इस तरह की समस्या से गुजर रहे हैं, उनको बॉडी में क्या हो गया, टिटैनी। तो आप चाहें तो ब्रेकेट कर सकते हैं, लैक ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन मसल, ब्रैकेट में कर देना, लैक ऑफ कैल्शियम फास्फोरस इन मसल, मांसपेशियों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी, टिटैनी में लिखेगा, मसल्स में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी, यही क्या है, टिटैनी डिजीज है। और आप चाहें तो सिम्टम्स भी लिख सकते हैं, क्रैम्प इन मसल, मांसपेशियों में खिंचाव, क्रैम्प इन मसल, रीजन क्या होगा टिटैनी में। तो दोनों बातें नोट करके लिख दीजिएगा कि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी आ रही है, और सिम्टम्स क्या है, मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द हो जाता है। इसके बाद लिखिए अगला, विटामिन डी की कमी से मिसकैरेज की संभावना, गर्भवती महिलाओं में गर्भपात की संभावना। लिखिए डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है, मिसकैरेज। और एक होता है अबॉर्शन, तो अबॉर्शन जो है वो जबरन कराया जाता है, और मिसकैरेज प्राकृतिक समस्या है। लिखिएगा विटामिन डी की कमी से गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है, उसका रिस्क आ जाता है, गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है, उसका रिस्क आ जाता है। अगला लिखिएगा लास्ट, लिखिए विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को रेगुलेट करता है। लिखिएगा विटामिन डी रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन आवर बॉडी, विटामिन डी रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन आवर बॉडी, कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस इन आवर, ये तो आप पहले से भी जान रहे हो ना, अभी इस पर खूब चर्चा ही हुई है कि खाया पिया लगता नहीं है। तो क्यों नहीं लगता, क्योंकि विटामिन डी कम है ना। विटामिन डी रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन आवर बॉडी। तो ये कुछ इसके सिग्निफिकेंस रहे या इनकी कमियों से होने वाली बीमारियां रही हैं। बाद में पता चला कि विटामिन डी चूंकि कहाँ से मिल रहा है, दो जगहों से मिल रहा है, तो हमारे पास दो प्रकार के एग्जैक्टली हैं 7 प्रकार के, D1 से लेकर के D7 तक, D2, D3, D5, D6 और D7, बट उस पर उतना रिस्पांस नहीं है जितना कि 2 पे है, और 2 है विटामिन D2 एंड D3। तो लिखिए हेडिंग टाइप ऑफ विटामिन, लिखिएगा हेडिंग टाइप ऑफ विटामिन डी, टाइप ऑफ विटामिन डी। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एडोल्फ बिडनस, तो इन्होंने बताया है इसके बारे में, एडोल्फ बिडनस ने बताया कि एग्जैक्टली 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, D2 एंड D3, D2 एंड D3। तो D2 है अर्गो कैल्सीफिरॉल, अपनी कॉपी में ऐसे 2 हिस्से में डिवाइड कर लेना, एक D2 का और एक D3 का। D3 है कॉली कैल्सीफिरॉल, CHOLE, कॉली कैल्सीफिरॉल। तो इनका कई बार केमिकल नेम आजकल पूछते रहते हैं। एडोल्फ बिडनस, VIDNUS, विडनस। हाँ, D2 का है एर्गो कैल्सीफिरॉल, ERGO, एर्गो कैल्सीफिरॉल। हाँ, ERGO और CHOLE, कॉली कैल्सीफिरॉल। तो इनके केमिकल नेम दिमाग में रखिएगा, एर्गो कैल्सीफिरॉल। तो हमें 2 मिले, कौन कौन से, एक तो मिला D2, और हम फिर से लिख रहे हैं, घबराइए नहीं, D2 मिला, इसको हमने क्या माना, एर्गो कैल्सीफिरॉल, और दूसरा क्या मिल गया, D3, और D3 क्या हो गया, कैल्सीफिरॉल। तो अब ध्यान देना कि जो आपको बताया गया कि एग्जैक्टली 80% विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, सनसाइन से, तो जो 80% का हिस्सा है वो D3 है, और जो 20% का हिस्सा है वो क्या है, D2 है। तो अगर आपसे पूछे कि D2 कौन सा विटामिन डी, तो जो हमें फूड इंटेक से प्राप्त होगा, नेचुरल सोर्सेस से, वो D2 है, नेम एज एर्गो कैल्सीफिरॉल। और जो सन से प्राप्त हो रहा है, सन साइनिंग से, वो है D3, है ना, या कॉली कैल्सीफिरॉल। तो D2 के नीचे लिखिएगा, D2 के नीचे लिखिए यह भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड इंटेक, लिखिए ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड सोर्सेस, भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, D2 के नीचे लिखिएगा।
यह भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम फूड सोर्सेस। और D3 के नीचे लिखिएगा, D3 के नीचे लिखिएगा कि हाँ लिखिएगा सनलाइट, सनलाइट, सनलाइट या अल्ट्रावायलेट बी, सनलाइट या अल्ट्रावायलेट बी, सनलाइट या यूवी बी हार्मोनल एक्टिविटी से, हार्मोनल एक्टिविटी या हार्मोनल क्रिया से बनाती हैं। आपको शायद कोलेस्ट्रॉल के दौरान सेवन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल याद आ रहा होगा, याद है ना? हाँ वही बात है। तो लिखिएगा अल्ट्रावायलेट बी हार्मोनल अभिक्रियाओं से इसका निर्माण करती हैं। अल्ट्रावायलेट बी हार्मोनल क्रियाओं से विटामिन D3 का निर्माण करती हैं। क्लियर हो गया? तो इसीलिए एक सवाल आता है बार बार, देखो अभी वर्तमान में आने वाले 1 साल बाद ये डी विटामिन की श्रेणी से लगभग हटा दिया जा रहा है, कारण कि हार्मोन बन चुका है अब। तो वहीं कहीं नोट करके लिख लीजिएगा ये बात, लिखिएगा विटामिन डी, विटामिन डी लगभग हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। विटामिन डी बिहेव लाइक ए हार्मोन, अप्रोक्सीमेट लाइक ए हार्मोन। विटामिन डी लगभग हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। लिखिएगा विटामिन डी लगभग हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। विटामिन डी बिहेव लाइक ए हार्मोन, विटामिन डी बिहेव लाइक ए हार्मोन। तो ये बात दिमाग में रहेगा ना कि अगर आपसे पूछ लिया मान लो कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोनल एक्टिविटी दिखा सकता है, तो वो जवाब हो जाएगा डी। तो अर्गो कैल्सिफेरॉल ये फूड सोर्स ऑफ विटामिन डी, कैलिकल्सिफेरॉल सन सोर्स ऑफ द विटामिन डी। तो देन स्पेशली नोन एज द सन साइन ऑफ द विटामिन डी, D3 या D4, सॉरी D2 या D3, तो स्पेशली D3 नोन एज सन साइन ऑफ विटामिन। अच्छा क्या मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत? D इक्वल टू D2 प्लस D3, सही है ना भाई? 80 और 20 का मसला है, तो नीचे ऐसे लिख दीजिएगा D इक्वल टू D2 प्लस D3, D इक्वल टू D2 प्लस D3, D इक्वल टू D2 प्लस D3। तो क्लियर हो गया ना मामला? ठीक। आप चाहें तो एक बात यहां लिख सकते हैं कि स्पेशली D3 इज द सनसाइन विटामिन। क्या है? D3 इज द सनसाइन विटामिन। तो वहीं कहीं इंडिकेट कर दीजिएगा D3 के पास में कि चूंकि ये अलग से है ना, स्पेशल है, तो सनसाइन एग्जैक्टली पूरा ऑल ओवर विटामिन डी की बात कर रहा है, लेकिन अगर इंडिविजुअल की बात करें तो क्या हो जाएगा? वो D3 हो जाएगा, क्योंकि D2 अलग से है और वो है फूड सोर्स का विटामिन डी, है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगला जो विटामिन है वो है विटामिन का ई। तो लिखिएगा विटामिन ई, और इसका तो नाम टोकोफेरॉल है ना। तो लिखिएगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल लिखिएगा केमिकल नेम टोकोफेरॉल। लिखिए अदर नेम, लिखिएगा अदर नेम, अदर नेम लिखिएगा। इसे हम लोग कहते हैं ब्यूटी विटामिन। लिखिएगा ब्यूटी विटामिन। भैया किसका फोन आ रहा है? चल घबराओ नहीं, आराम से आराम से। हाँ नहीं दबा दोगे बैटरी वैटरी फूट फाट जाएगी उसकी, आदमी घबरा जाता है। जैसे कहीं ऐसा बैठा है, 1-2 बार आपके साथ, सबके साथ लगभग हुआ होगा, अचानक फोन आता है और कहीं ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पे उठाना नहीं है या अलाउ नहीं है, तो घबराहट के मारे लगता है सारी बटनियाँ दब जाती हैं। हाँ तो घबराया ना करो, ठीक है, जरूरी है, फोन आवश्यक होता है। अभी किसी ऐसा व्यक्ति का हो ना उठाओ, फिर नरक मचा दे दिन भर का। इससे अच्छा क्या किया जाए, उठा लिया जाए ना। हाँ बड़ा दुख वाला मामला है फोन है। फोन ना उठाना समझ लो कि आत्महत्या ना कर ले आदमी है। नहीं इंटरव्यू के साथ मत उठाना, है ना? उस समय तो मैं ना उठाता, ठीक है। तो कल मेरे साथ हुआ है ना, मैं इसलिए जान रहा हूँ। मैं जैसे बैठा और शुरू किया बोलना कोई कैंडिडेट सामने, तब तक उधर से हम तो हालांकि साइलेंट रखते हैं, लेकिन अब वो माइक वगैरह बहुत पावरफुल होते हैं वहाँ के, तो घूं घूं करना शुरू कर दिया।
हम हड़बड़ा के उसको बंद किए, वो भी अचरज में हो गया जो सामने बैठे थे, क्योंकि और जो खान सर का पहला पैनल है ये, जहाँ पर 3 मेंबर सीधे वहाँ से आते हैं, एक्स मेंबर होते हैं ना, तो बीपीएससी के ही हैं वो। अभी तक ऐसा कोई इंटरव्यू पैनल नहीं बना है बिहार के लिए जिसमें 3 मेंबर पुराने वाले आ जाएं, कारण कि बहुत पैसा लेते हैं वो, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक में एक में या तो खान सर बैठते हैं या तो हम बैठते हैं, तो 4 लोग रहते हैं कुल, कई बार 5 लोग हो जाते हैं, तो इस तरह से उनको सहूलियत मिल जाती है। हाँ जी, वहाँ जो सिलेक्ट होगा वही है। आपको दिखाना पड़ेगा मेरा मेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, तभी तो जाओगे। ऐसे नहीं होता ना, पूरा लिखा पड़ी रहती है। तो अभी तक आप अपने यहाँ, यानी कि अब तो अपने यहाँ के हो गए ना, तो लगभग 250 कैंडिडेट का इंटरव्यू हो चुका है। 250 बहुत होते हैं ना, तो अब अगली बार आपका होगा। जैसे घर वाले मना किए हैं ताली बजाने के लिए। चलिए, बस बस बस। हाँ, आप नहीं बजाए थे। कहीं बैठ के बदमाशी। अच्छा, बजा दिए थे, 60 कर बजा दिए थे, है ना, ज्यादा। चलो ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक, नहीं नहीं। तो अगली बार आप आओगे ना। हाँ, अब 70 में तो आप दे रहे हो पीटी बहुत से लोग, तो 2025 में जब आप बैठेंगे, हम लोग रहेंगे, तो आप आओगे, ऐसा मैं मान के चला। और आपके ऊपर खान सर बहुत दारोमदार रखे हैं। जैसे जब जब हमारी उनकी बातचीत होती है तो कहते हैं सर कि जैसे मुसल्लापुर हाट वालों से, ये सब अभी बच्चे हैं सर, इनको तो बहुत तैयार करना है, लेकिन उधर वाले बहुत मेच्योर हैं। हमने कहा हाँ, उधर वाले इतने मेच्योर हैं कि हम सब जानते हैं। एक आध दिन आओ तो बताएं, है ना। तो हमने कहा हाँ, ये बात सही है कि सर उधर से मुझे लगता है कि 60-40 का आंकड़ा रहेगा। हमने कहा हाँ, 60% सिलेक्शन उधर से आ जाएगा, बोइंग रोड से। और लेकिन ये बात रिकॉर्ड में मुसल्लपुर वाले दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, है ना, कहेंगे जाके मार्केट बनाते हो, क्योंकि यही बात मैं वहां बोलता हूँ। है ना, समझ रहे हो। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा। नहीं, काहे नहीं बदल देंगे। ठीक है, लिखिए ब्यूटी विटामिन, लिखिएगा ब्यूटी, ब्यूटी विटामिन। हाँ, हम जिस राज्य में रहते हैं वैसे अनुसरण करते हैं, लिखिएगा ब्यूटी विटामिन। नंबर 2 लिखिएगा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। नंबर 2 लिखिएगा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। एक शायद तिबारा मिल रहा है एंटीऑक्सीडेंट, सी और ए के बाद एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। लिखिएगा फर्टिलिटी विटामिन, प्रजनन का विटामिन, फर्टिलिटी विटामिन। तीसरा लिखिएगा फर्टिलिटी विटामिन, प्रजनन कार्यों वाला विटामिन या फर्टिलिटी विटामिन। और ब्रेकेट कर देना स्पेशली वुमन, स्पेशली वुमेन। फर्टिलिटी विटामिन ब्रेकेट कर देना स्पेशली वुमेन। हाँ, मैन के लिए नहीं, वुमेन के लिए स्पेशली। भाई क्यों, मैन में फर्टिलिटी नहीं होती, ऑब्वियस सी क्या बात है ना। चलिए लिखिएगा स्पेशली वुमेन। इसके बाद लिखिएगा, हाँ लिखिएगा एंटी रिंकल विटामिन। झुर्रियां जानते हो, रिंकल्स, लिखिएगा एंटी रिंकल विटामिन, झुर्री रोधी विटामिन या बुढ़ापा रोधी विटामिन, बुढ़ापा रोधी विटामिन या झुर्री रोधी विटामिन, एंटी रिंकल्स। तो कितने नाम हो गए, कई सारे नाम हुए, और शायद काम की चीज लग रही है आपको ये, है ना। हाँ, देख रहे हो, अब ये रमेश को देख रहे हो। देखते देखते क्या से क्या हो गए, है ना। अभी भी संगीता प्रॉपर ठीक है। ये देख रहा है, ये दुख ईश्वर किसी को ना दे, मुझे ऐसा लगता है। ये बड़ा सामाजिक दुख है, कोई बोल नहीं पाता, है ना। 3-4 दुख सामाजिक हैं, जैसे बाल गिर जाना, खुजली हो जाना। अगर खुजली हो गई है, लगता है साइड होके पहले खुजला लो फिर मार्केट में आओ, तो ये बड़े सामाजिक दुख हैं। तो ईश्वर किसी को ना दे तो बेहतर होगा। खैर, लिखिएगा नेचुरल, सब पता है हमें, क्यों हम ये नहीं रहते, हमें नहीं हुई क्या खुजली। लिखिएगा, लिखिएगा विटामिन ई के स्रोत या नेचुरल सोर्स,
ध्यान देना, जितने भी एडिबल ऑयल हैं वो सारे के सारे विटामिन ई के शानदार स्रोत माने जाते हैं। लिखिए नंबर 1, लिखिएगा, हाँ लिखिएगा, गेहूं का तेल, गेहूं का भी तेल निकलता है, हाँ लेकिन गेहूं का तेल, अंकुरित गेहूं कराते हैं उसी का तेल निकालते हैं, गेहूं का तेल। दूसरा लिखिएगा बादाम, बादाम, सूर्यमुखी के बीज, बादाम, सूर्यमुखी का बीज, सूर्यमुखी का बीज। इसके बाद लिखिएगा कपास के बीज का तेल, कॉटन सीड ऑयल, कप वहाँ लिखा नहीं, हम बोल रहे हैं, वो तो ऐसे लिखा रहता, कुछ हमारा भी लिखा करो ना। कॉटन सीड ऑयल या कपास के बीज का तेल। इसके बाद लिखिएगा आल नट्स, जितने भी नट्स हैं, सभी प्रकार के नट्स, आल नट्स, सभी प्रकार के नट्स। लिखिए एवोकेडो, फिर मिल गया, रोज मिलता है ये एवोकेडो। लिखिएगा, हाँ लिखिए मछली और आम, आम बहुत अच्छा फल होता है बुढ़ापा रोकने के लिए, मछली और आम, पालक, पालक, ब्रोकली और जामुन भी अच्छा होता है बुढ़ापा रोकने के लिए, पालक, ब्रोकली, पालक, ब्रोकली और ब्लैकबेरी होता है ना, जामुन। और इसके बाद लिखिए अल्फा अल्फा घास, ये घास मिलेगी जब आप पढ़ोगे साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना वगैरह मिलेगा तो वहां पर होता है। लिखिएगा अल्फा अल्फा घास, अल्फा अल्फा घास। तो ये आपका विटामिन ई का स्रोत है। अब लिखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, लिखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो ये जो विटामिन या जो भी आपने पढ़ा, ये हाईली रिसर्चेबल टॉपिक था, मतलब आप इसके बाद कोई भी कहीं भी पढ़ेंगे समस्या नहीं आएगी, इससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लगभग वो सारी बातें मैंने पूरी कर ली हैं जो किसी एग्जाम में आई हुई हैं या आ सकती हैं। तो बस इसी फोकस करिएगा, किसी किताब के चक्कर में मत पड़िएगा, बस खाली क्वेश्चन कहीं मिनट लगा लीजिएगा। हाँ एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा, मौका लगेगा तो, नहीं है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लिखिए नंबर 1, लिखिएगा हमारी कोशिकाओं की सुरक्षा करता है, पहला काम यही है, प्रोटेक्ट आवर सेल, हमारी कोशिकाओं की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट आवर सेल, और मुख्य तौर पर किसका, सेल मेम्ब्रेन का। लिखिए कोशिकाओं की सुरक्षा करता है, और लिखिए स्पेशली सेल मेम्ब्रेन। लिखिए मुख्य तौर पर कोशिका झिल्ली की, हमारी कोशिकाओं की सुरक्षा करता है, मुख्य तौर पर कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन, मुख्य तौर पर कोशिका झिल्ली की या सेल मेम्ब्रेन की, मुख्य तौर पर कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन की। दूसरा लिखिएगा जनन क्षमताओं का विस्तार करते हैं, जनन क्षमताओं का, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज, जनन क्षमताओं का विस्तार करते हैं या उसे बढ़ाते हैं, जनन क्षमताओं का विस्तार करते हैं, जनन क्षमताओं का विस्तार करते हैं। दूसरा लिखिएगा तीसरा, मांसपेशियों की सक्रियता को बढ़ाते हैं, इंक्रीज मसल्स एक्टिविटी, मांसपेशियों की सक्रियता को बढ़ाते हैं, इंक्रीज मसल्स एक्टिविटी, मांसपेशियों की सक्रियता को बढ़ाते हैं, इंक्रीज मसल्स एक्टिविटी। एंटी एजिंग समझते हैं ना, बुढ़ापा रोधी। लिखिएगा डेवलप्स एंटी एजिंग एबिलिटीज, बुढ़ापा रोधी क्षमताओं का विस्तार करते हैं, डेवलप एंटी एजिंग एबिलिटीज, बुढ़ापा रोधी क्षमताओं का विस्तार करते हैं, बुढ़ापा रोधी क्षमताओं का विस्तार करते हैं। और सबसे खास बात यह कि ऑक्सीजन रेडिकल्स से हमें बचाते हैं। लिखिएगा उसी में, लिखिएगा ऑक्सीजन रेडिकल्स से बचाव करते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीजन रेडिकल्स, ऑक्सीजन रेडिकल्स से बचाव करते हैं, ऑक्सीजन रेडिकल्स से बचाव करते हैं। रेडिकल्स मतलब मुक्त मूलक, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, कल मैंने बताया था। ऑक्सीजन रेडिकल्स से बचाव करते हैं, और यही वजह है कि इन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, दैट्स वाई नोन एज एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। लिखिएगा यही वजह है कि इन्हें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है, यही वजह है कि इनमें या इन्हें
एंटीऑक्सीडेंट विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला विटामिन कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का विटामिन कहा जाता है। एक और लिखिएगा, फैटी एसिड को बैलेंस करते हैं, फैटी एसिड को बैलेंस करते हैं या उसे मेंटेन करते हैं, नियंत्रित करना, वसीय अम्लों को नियंत्रित करते हैं। 3 तरह के वसीय अम्ल पढ़े हो ना, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और इसेंशियल। हाँ, हम फैटी एसिड की बात करें महामानव, ट्रांस चिल्ला रहे हैं, बहुत मार मारेंगे, टेस्ट पेपर है थोड़ी देर बाद, है ना। चलिए, मतलब गलती भी करते हैं, कॉन्फिडेंस देखो, ट्रांस, है ना, है? हर स्तर पे कॉन्फिडेंस। चलिए, इसके बाद लिखिएगा, ज्यादा मात्रा का विटामिन ई, एक्सेस वैल्यू ऑफ द विटामिन ई, ज्यादा मात्रा का विटामिन ई आरबीसी को प्रभावित कर देता है, और नेगेटिव रूप में, पॉजिटिव नहीं। देखिएगा, एक्सेस वैल्यू ऑफ द विटामिन ई, एक्सेस वैल्यू ऑफ द विटामिन ई इफेक्ट आरबीसी, एक्सेस वैल्यू ऑफ द विटामिन ई, ज्यादा मात्रा का विटामिन ई आरबीसी को प्रभावित करता है, अफेक्ट आरबीसी, और कैसा, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, यानी कि उसको मुश्किल में ही डालेगा, अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, एक और लिख दीजिएगा नोट बना के, लिखिएगा, लिखिए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई या विटामिन ई की कमी से अंडे डेवलप नहीं होते हैं, एग डेवलप नहीं होता, विटामिन ई की कमी से अंडे डेवलप नहीं होते हैं। विटामिन ई की कमी से अंडे, मतलब मुर्गी के अंडे, बत्तख के अंडे, उनकी बात हम कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो सोच लो कि एग की बात हो रही, मेल एग की, फीमेल एग की। लेकिन विटामिन ई की कमी से अंडे डेवलप नहीं होते, ब्रैकेट कर देना। हाँ, हेन माने मुर्गी और डक माने बातक, है ना। हाँ, तो ब्रैकेट में कर देना, नहीं तो समझ में आया गड़बड़ हो जाए। तो मतलब अंडे विकसित होने, मतलब कि उनसे जो चूजे हैं वो बाहर, जैसे मुर्गियां में आपने शायद सुना होगा, आजकल जो अंडे आते हैं भैया, बहुत मार्केटिंग होने लगी है उसकी, उसमें लिखा रहता है बकायदा कि इस मुर्गी को मैं खाली सोना ही खिलाता हूं, उसके बाद ये अंडा देती है। तो उसमें प्रॉपर लिखा था कि ये मुर्गी हल्दी खाती है, क्या खाती है, टर्मरिक खा रही, ये मुर्गी हर्बल फूड्स खाती है, और उसके बाद जब अंडा देती है तो वही हम आपको बेच रहे हैं। तो अमीर लोग वो खाता है, हमको आपको पता ही नहीं है कि अंडा गए कहे भैया पोंछ बनाओ, बिहार में तो पोंछ चलता है, तो पूछते हो क्या कि मुर्गियां का खाई थी जो लाए हो अंडवा, कहेंगे हमें नहीं पता, खाना खाओ नहीं, भाग जाओ यहाँ से। हाँ, अब जो भी है, अब इतना भी फैक्ट्री में नहीं बनता जितना उसका माहौल गर्म किया है सब। अब देखिए, विटामिन के लास्ट है, विटामिन के लास्ट है, विटामिन के, और इसे बोलते हैं फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन। लिखिएगा, फिलोक्विनोन, लिखिएगा, फिलोक्विनोन। क्या भैया, आवाज, फिलोक्विनोन, हाँ, PHYLLO, फिलो, पीछे माइक नहीं है क्या, ये साउंड सिस्टम है तो चलो ठीक है, हम बोल रहे हैं। लिखिए, फिलोक्विनोन, PHYLLOQUINONE, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। अब लिखिएगा अदर नेम, लिखिएगा दूसरा अदर नेम, अदर नेम लिखिएगा, और ये है रक्तस्राव रोधी विटामिन, एंटी ब्लीडिंग विटामिन, रक्तस्राव रोधी विटामिन या एंटी ब्लीडिंग विटामिन, रक्तस्राव रोधी विटामिन या एंटी ब्लीडिंग विटामिन। रक्तस्राव रोधी, जो ब्लड बह रहा है उसको रोकेगा, ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, यानी कि ब्लड कोआगुलेट करता है, क्या करेगा, ब्लड को अस्कंदित करता है या जमा देता है। आमतौर पर जब किसी व्यक्ति में हीमोफीलिया नहीं है, बहुत नॉर्मल व्यक्ति है, और बेसिकली विटामिन के भी कम नहीं है, तो उसका 2 से 5 मिनट के भीतर भीतर रक्त जम जाता है। यदि सामान्य चोट लगी है तो, तलवार से मारपीट किया है तो टांका लगाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। नहीं तो मान के चलो कि तलवार से मारपीट कर लिए और कह रहे हो हमारा रक्त में नहीं रुक रहा है, तो नहीं रुकेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, टांका मारना पड़ेगा। यहां तक कि ब्लेड से भी कटा हुआ है तो भी अगर ज्यादा लंबी घाव है तो टांका ही लगाना पड़ता है, अदरवाइज नहीं रुकेगा।
हमारे जो सैनिक हैं, खास करके जो आंतरिक सुरक्षा के कार्यों में लगे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं नक्सलवाद की, तो उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटलिटी का मामला उतना बेहतर नहीं है। जब उन्हें कहीं घायल हो जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खून बह जाता है। तो हाँ, तो इसलिए डीआरडीओ ने अभी मैग्नेटिक जेल विकसित किया है कि जेल लगाते ही सारा वो दोनों हिस्सों को जोड़ देगा और ब्लड को बहने नहीं देगा। तो खैर, हम सामान्य ब्लीडिंग को रोकने की चर्चा कर रहे हैं, वो क्या है? विटामिन के है। लिखिए, तो लिख लिया, अदर नेम हो गया ना। अब लिखिएगा नेचुरल सोर्स, कहाँ से मिलते हैं? जो भी ग्रीन कलर के भोज्य हैं सब में विटामिन के भर भर के है। तो पहला हो जाएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल या हरी पत्तेदार सब्जियां। जो ऑनलाइन वाले भाई साहब इस तरह का एक युद्ध छेड़े हुए हैं कि हमारा टेस्ट कैसे होगा, उनको मैं बता दूं कि अभी ये टेस्ट आपको अपलोड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन में पीडीएफ अपलोड करने के बाद वहां से आप देखते रहिए और उसका अगले दिन आपको उत्तर दे दिया जाएगा, है ना। आदि आदि सुविधाएं रहेंगी। अब आप चाहो कि ऑफलाइन की तरह सुविधाएं मिलें तो शायद संभव नहीं है, किसी भी युग में संभव नहीं है। एक ही तरह संभव है कि आपको यहाँ आना पड़ेगा। जैसे ये सुबह मैंने सुना कि 6 बजे तक बच्चियां आ जाती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, नमन है ना। आप तो 4 बजे और तब भी कोई नमन नहीं है ना। चलिए, मतलब नमन है आपको भी भैया, है ना। इसलिए कि आपका विकास बहुत साल पहले से हो रहा है। आप तब तो नहीं बोले 2022 तक कि काहे एनडीएम बच्चियां नहीं आ रही हैं, कहाँ थे तब? अ? वो बोल रही थी, उनको कोई सुन ना रहा था। बात समझिए, 2020-21 तक कोई बोला यहां से? अच्छा, आप बोलते हो ना। हाँ? चलिए, तो अच्छी बात है। देखो, हमारी जब घर की बच्चियां आगे बढ़ती हैं तो बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ, काम सही चल रहा है ना। आप बढ़िए, आप तो इतने बढ़ गए हो कि रोकना पड़ रहा है ना। हाँ, वही है ना कि खुदा ने तुमसे खुद पूछा कि अबे उतरोगे कैसे। तो वो वाली कहानी, इतना ऊपर जा चुके हो, उतारना पड़ रहा है नीचे। ठीक है, तो कोशिश यही है। नहीं नहीं, आप बहुत शानदार हो। देखो यार, सारा संघर्ष तो आपको ही है ना। ये जो रेलवे स्टेशन पे बैठ के दुख होता है तो आप ही जानते हो, वो ये थोड़ी जानते हैं। तो यही सच्चाई है कि अभी किसी को अपना घर बनवाना होगा, कच्चा होगा पक्का करना है, किसी को दवाई ववाई करवानी होगी, तरह तरह के काम हैं, तो वो आपके ही जिम्मे के। अपनी खुद की शादी भी किसी किसी करनी ही होगी। निजी शादी करोगे ना, अपनी निजी शादी करनी होगी ना, अपनी व्यक्तिगत। तो हो सकता है आपके ही पैसे से हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बड़ा संघर्ष है आपको, उतना संघर्ष इधर नहीं है उस लेवल का, लेकिन इनका संघर्ष और अल्ट्रा लेवल का है। चलते हैं, तो लिखिएगा, लिखिए अंडा, लिखिएगा अंडा, यकृत और टमाटर, अंडा, यकृत और टमाटर, और आंत के बैक्टीरिया और ब्रोकली। अंडा, यकृत और टमाटर, आंत के बैक्टीरिया और ब्रोकली। अंडा, यकृत, टमाटर, आंत के बैक्टीरिया और ब्रोकली। गट बैक्टीरिया आंत के बैक्टीरिया होते हैं। हो गया सारा। अब लिखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, लास्ट विटामिन है इंपॉर्टेंट फैक्ट। कुछ फैक्ट हम बात करते हैं, और ये ध्यान देना कि ये जो प्रेग्नेंट बेबी होता है ना, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक होते हैं विटामिन के। तो लिखिएगा, लिखिए गर्भस्थ शिशु या प्रेग्नेंट बेबी के विकास के लिए बहुत आवश्यक माने जाते हैं। गर्भस्थ शिशु या प्रेग्नेंट बेबी के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं। सॉरी, ठीक है, नहीं नहीं, बेबी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। गर्भस्थ शिशु, अच्छा हाँ, डेवलप बेबी कह देंगे, डेवलप एम्ब्रॉय लिख देना भाई, गलती हो गई। लिखिएगा डेवलप एम्ब्रॉय, है ना, या डेवलप बेबी के बारे में, प्रेग्नेंट बेबी कैसे हो सकता है। गलत काट लेना। ठीक, लिखिएगा यह गर्भस्थ शिशु या, मतलब महिला के लिए नहीं, बच्चे के लिए है। यह गर्भस्थ शिशु या
डेवलप एम्ब्रॉय के लिए आवश्यक होते हैं। गर्भस्थ शिशु या डेवलप एम्ब्रॉय के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा लिखिएगा हड्डियों के लिए, दूसरा लिखिएगा हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं। हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं, हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं। और तीसरा लिखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करते हैं। हाँ हम बोल रहे हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करते हैं। तो 3 काम हुआ, एम्ब्रॉइक डेवलपमेंट, दूसरा बोन, और तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब चौथी बात को मैं समझा रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। होता यह है कि जब हम विटामिन के जुड़े हुए भोज्य पदार्थों का या नेचुरल सोर्स का सेवन करते हैं तो यहाँ जो हमारा लीवर है या यकृत है ये फंक्शन में आ जाता है, और इसका जो फंक्शन है वो बेहद शानदार है। और शानदार ये है कि ये 2 प्रकार के प्रोटीन बना देता है, और इन 2 प्रोटीन का नाम है, एक का प्रोथ्रोम्बिन, क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिन, और एक और प्रोटीन बनाता है वो है फाइब्रिनोजेन। नाम सुना है, फाइब्रिनोजेन। और शायद आपको फाइब्रिनोजेन मिला होगा फाइब्रिन के साथ में, और इन दोनों का काम है ब्लड क्लॉट करना। क्या करना? और ये दोनों प्रोटीन सीधे मिल जाते हैं ब्लड प्लाज्मा के साथ। किसके साथ मिल जाएंगे? ब्लड प्लाज्मा के साथ अटैच हो जाते हैं, और यही जब कभी ब्लीडिंग होती है तो इन्हीं का काम होता है कि ब्लड को सही से क्लॉटिंग करवा देना। तो ये बात अपनी कॉपी में बनाइए, फिर मैं नीचे एक लाइन में लिखा दूंगा। विटामिन के कंट्रोल करता है लीवर फंक्शन, और लीवर फंक्शन बनाएगा 2 प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, और ये दोनों मिक्स हो जाते हैं प्लाज्मा के साथ, और इन्हीं के फंक्शन से ब्लड क्लॉटिंग होती है, इन्हीं के फंक्शन से ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन में नया मिला आपको प्रोथ्रोम्बिन, क्योंकि फाइब्रिनोजेन आप पहले से जानते हैं। भाई यार पता करोगे तब तो काम चले, कह रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है कि कब पढ़ा रहे हैं और कब समझा रहे हैं। दिमाग ठंडा रखो और जाओ नहा के आओ, भागो जल्दी। हैं? नहीं बिना नहाए आ जाता है ना, भागो जल्दी नहा के आओ। अब ठंडा चल रहा है ना, उत्तर प्रदेश पूरा ठंडा चल रहा है, बिहार भी ठंडा है लगभग सुबह। हाँ ये पटना आपको गर्म लग रहा है, गांव में जाओ काट देगा, है ना। हाँ तो ठंडा, ये पटना चूंकि शहर है ना, तो शहर तो जद में है प्रदूषण की, तो आपको लगता होगा कि ठंडा नहीं है, लेकिन गाँव बहुत ज़्यादा ठंडे के शिकार हैं। वो गाँव में बैठा हुआ है रजाई के अंदर, ऐसे ऐसे झांक रहा है, तो समझ नहीं आएगा, समझने के लिए टाइम लगता है गुरु। हो गया भैया? ठीक, तो नीचे लिखिएगा उसी के नीचे लिखिएगा, लिखिए हमारा यकृत, लिखिएगा हमारा यकृत विटामिन के की सहायता से, मैं अभी अंग्रेजी में लिखा रहा हूँ, पहले हिंदी लिखो। हमारा यकृत विटामिन के की सहायता से, हमारा यकृत विटामिन के की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, हमारा यकृत, आप चाहो तो लिख भी सकते हो अंग्रेजी वालों, हमारा यकृत विटामिन के की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन बनाता है। देखिएगा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन बनाता है। देखिएगा आवर लीवर प्रोड्यूस प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ विटामिन के, with the help of vitamin K. Our liver produce prothrombin and fibrinogen protein with the help of vitamin K. With the help of vitamin K. लिखिएगा जो कि रक्त अस्कंदन में मदद करते हैं, which is responsible for blood clotting, जो कि रक्त अस्कंदन के लिए जिम्मेदार हैं या मदद करते हैं, जो कि रक्त अस्कंदन के लिए जिम्मेदार हैं या
मदद करते हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, कौन? तो सबाब होगा प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। ये बात कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई? एक और नोट लिखिएगा उसी के नीचे, लिखिए, लिखिएगा, मरीजों में विटामिन के कम होने पर, मरीजों में विटामिन के कम होने पर उनका ऑपरेशन रोक दिया जाता है। कम होने पर उनका ऑपरेशन रोक दिया जाता है। लिखिएगा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के इन पेशेंट, लिखिएगा, इन केस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, इन केस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के इन पेशेंट, तो क्या होगा? ऑपरेशन इज स्टॉपेड, है ना? तो ऑपरेशन कार्य को हमें रोकना है। क्यों रोकेंगे, क्यों बताओ भाई? काट देंगे तो खून नहीं रुकेगा, तो पहले उनको दवाई दी जाएगी कि विटामिन के को पूरा किया जाए, और उसके बाद टाँका मारा जाएगा ना, नहीं तो मामला गड़बड़। सवाल पूछा है यही कि किसी मरीज में किस विटामिन कमी से उसका ऑपरेशन रोक दिया जाता है, तो विकल्प पूछ लिया था विटामिन के। अब एक सवाल आया कि मुर्गियों के अंडे चूजे नहीं बनते, विटामिन ई, कौन सा? क्योंकि रिप्रोडक्शन वाला मामला है ना, वो चाहे मुर्गी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुकुर बिलार कोई भी हो, कौन सा विटामिन? ई विटामिन, मतलब रिप्रोडक्शन। तो अगर हम एक समरी करें इसकी, तो लिखिएगा, विटामिन समरी डाल देना इसे हेडिंग में। एक मैं आपको कुछ बातें और बता रहा हूं, अब तो विटामिन खत्म हो गया ना, तो एक समरी थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे देखना, विटामिन B6, B9 और B12, बताना जरा, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? आरबीसी या एनीमिया, पता है ना? ऐसे ही दिमाग में लेके चलना है। B3 और B5 और B7, पक्का? ये है स्किन के लिए। और विटामिन B1 किसके लिए है? ब्रेन के लिए। B3 भी है ना। और B5 स्पेशली किसके लिए है? ग्रे हेयर के लिए। किसके लिए? ग्रे हेयर, बाल का पकना। डिप्रेशन तो अलग मामला है, हम लोग बहुत शॉर्टकट करते हैं। और B7 हेयर फॉल ना, हाँ, हेयर फॉल। ये क्लियर हो जाएगा ना थोड़ा सा, आप एक साथ लिख लेंगे तो। B7 हो गया हेयर फॉल। और एक और पढ़ा गया C और E और A, यह है कैसे? एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी ऑक्सीडेंट या इम्यून बूस्टर है। क्या है? इम्यून बूस्टर है ये। और इसमें स्पेशली हाई कौन है? ए वाला। कौन? ए सबसे हाई है, तो ब्रैकेट में लिख देना कि सबसे पावरफुल ए है, सबसे पावरफुल इम्यून बूस्टर ए है, सबसे पावरफुल इम्यून बूस्टर ए है। और हम लोगों ने यह भी देखा कि विटामिन डी किसका है? बोन एंड मसल का। किसका? बोन एंड मसल्स का। और विटामिन ए किसका है? आईज एंड स्किन का। किसका? आईज एंड स्किन का। विटामिन ए किसका है? ब्यूटी है। क्या है? ब्यूटी है ना, विटामिन ई। और विटामिन के क्या है? ब्लड क्लॉट करना। क्या करना? ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर हो गया ना? तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर हम लोग लिख लेते हैं तो कई बार आसानी हो जाती है कि जो हम लोगों ने उतनी देर से पढ़ा उसको हमने चंद सेकंडों में भी क्या कर दिया? समरी कर लिया, है ना। बाकी पढ़ने के लिए पूरा टॉपिक पढ़ा है तो वो कोई इशू नहीं होगा, आपके लिए कवर कर लीजिएगा। क्लियर? आ रहा भैया? सही है, समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ? अरे नहीं भैया, बुरा लगता है क्या? अच्छा लगता होगा शायद। हाँ, मेरे लिए अच्छा, अच्छा लगता है। अच्छा, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। बउआ, अच्छा, हमारी हमारी उम्र ही क्या है, हम आपके समकक्ष ही हैं, तो चलता है ऐसे। आपको क्या लगता है मैं बउआ बोल के अपना उम्र बढ़ा लूंगा? बहुत मार मार देंगे, है ना। चलिए आइए बढ़ते हैं। अब लिखिएगा,
खनिज लवण अगला टॉपिक है, खनिज लवण या मिनरल्स। 12:30 से लेंगे भाई, बिना खत्म हुए कैसे ले लेंगे? पहले पढ़ो, पूरा दिन पड़ा है, संस्थान खाली है, इसके बाद बैच नहीं आती ना, इसके बाद बैच तो नहीं है, आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज दरअसल मैं भी खाली हूं, एकदम खलिहर टाइप का हूं मैं, क्योंकि आज मुझे जाना है, तो मैं भी नहीं खाया, तो दोनों बराबर बराबर है ना? तो जब तक है जान तब तक पढ़ेंगे, काहे ले लें? ना ना लिखिएगा, अरे 20 मिनट का मैटर है, बुलवाना मत, पढ़ा देंगे। तो लिखिएगा मिनरल्स, हाँ लिखिएगा खनिज। अब खनिज क्या है? अभी तक जो आपने देखा, पंखा सारे चलवा दो भाई, सारे पंखे इतने तेज चलवा दो कि सब उड़ जाए अंदर अंदर। अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो ऑर्गेनिक कैसा था? ऑर्गेनिक। ये एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक पदार्थ है, और इनको भी हम बहुत ट्रेस अमाउंट में लेते हैं, ज्यादा मात्रा में लेते, और इनको हमने कहा था माइक्रो, याद है ना? तो यही बात लिखिएगा, खनिज लवण या मिनरल्स अकार्बनिक पोषक तत्व हैं। लिखिएगा मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, लिखिए खनिज तत्व अकार्बनिक पोषक तत्व हैं। लिखिएगा मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, खनिज तत्व अकार्बनिक पोषक तत्व हैं। खनिज लवण अकार्बनिक पोषक तत्व हैं, अकार्बनिक पोषक तत्व हैं, अकार्बनिक पोषक तत्व हैं, जो कि बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस which is responsible for metabolic process and immune power, जो कि शरीर में उपापचयी क्रियाओं, जो कि शरीर में उपापचयी क्रियाओं, मेटाबॉलिक प्रोसेस और प्रतिरक्षा तंत्र, उपापचयी क्रियाओं और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। which is responsible for मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड इम्यून सिस्टम, शरीर में उपपचयी क्रियाओं और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे बढ़ाना, लगभग 24 से अधिक प्रकार के खनिज तत्व, अप्रोक्सीमेट मोर देन 24 टाइप ऑफ मिनरल्स, उसी में, हाँ नहीं 24 प्लस देखिएगा, लगभग 24 प्लस खनिज तत्व, 24 से अधिक प्रकार के खनिज तत्व शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अप्रोक्सीमेट 24 प्लस मिनरल्स इज इसेंशियल फॉर बॉडी, लगभग 24 प्लस खनिज तत्व शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, 24 प्लस खनिज तत्व शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। क्लियर? अब ध्यान देना, लिखिएगा टाइप ऑफ मिनरल्स या खनिज तत्व के प्रकार, टाइप ऑफ मिनरल्स या खनिज तत्व के प्रकार, और दो प्रकार हैं, एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स, इन्हें हम कहते हैं ज्यादा मात्रा या अधिक मात्रिक, ज्यादा मात्रा या अधिक मात्रिक खनिज तत्व के तौर पर जानते हैं, और दूसरे होते हैं माइक्रो लेवल के, तो दूसरी तरफ बनाइएगा माइक्रो मिनरल्स, इसे हम बोलते हैं न्यून मात्रा या कम मात्रिक, न्यून मात्रा या कम मात्रिक। जितने अधिक मात्रा के होंगे इनको हम लेते हैं ग्राम पर डे, और अप्रोक्सीमेट 1 to 5 ग्राम पर डे, अप्रोक्सीमेट 1 to 5 ग्राम पर डे। और जो माइक्रो होते हैं इन्हें हम लेते हैं माइक्रोग्राम पर डे, माइक्रोग्राम पर डे, और इनकी मात्रा लेते हैं 50 से लेकर के 100 माइक्रोग्राम पर डे। तो माइक्रोग्राम का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 50 to 100 माइक्रोग्राम पर डे, तो ये माइक्रो मिनरल्स होंगे। और 1 to 5 ग्राम पर डे अप्रोक्सीमेट वैल्यू है
तो ये आपके कैसे होंगे, मैक्रो मिनरल्स होंगे, अधिक मात्रा के तत्व माने जाते हैं। तो ऊपर ऐसे बना लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा ना। ये एक एवरेज है, कुछ ऐसे हैं जिनको 150 भी ले जाता है और कुछ हैं ऐसे जो 10-20 भी होते हैं, तो उनका ऑन एवरेज कितना हो जाएगा, 50 से 100 हो जाएगा। वही ऑन एवरेज यहाँ भी है, कुछ 10 तक भी लिए जाते हैं, कुछ 1 से कम भी लिए जाते हैं, तो उनको ऑन एवरेज 1 से 5 हो जाएगा। तो ग्राम में ज्यादा होते हैं और माइक्रोग्राम में कम होते हैं, तो ध्यान देना। अब चूंकि 24 प्लस तो पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग कम से कम 10-12 तो जो महत्वपूर्ण को देख लेंगे। तो पहला लिखिएगा कैल्शियम, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है मैग्नीशियम जो कि ज्यादा मात्रा में होते हैं, चौथा है सोडियम और पांचवां लिखिएगा पोटेशियम, छठवां है सल्फर। ये सब याद है ना फार्मूले सबके, इंडिकेशन, ठीक है। तो लिखिए कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और सल्फर, या गंधक बोलते हैं, सल्फर को गंधक कहा जाएगा। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और सल्फर। माइक्रो में की तरफ ध्यान दें तो पहला होता है आयोडीन, दूसरा है लौह तत्व Fe आयरन, तीसरा है कॉपर, चौथा है जिंक, Zn से होता है जिंक या जस्ता। तो फटाफट लिख लीजिएगा, आयोडीन, लोहा और कॉपर, Zn जस्ता या जिंक। इसके बाद लिखिए फ्लोरीन, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। एक और लिखिएगा मैग्नीज या Mn, मैग्नीज या Mn। एक और लिख लीजिएगा कोबाल्ट, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। तो लगभग 10-12 हो गए होंगे, हाँ, इतने महत्वपूर्ण है जितने हमने बताया, कोबाल्ट या मैग्नीज, कोबाल्ट और मैग्नीज। तो अब इसको याद नहीं करना, सोचना कि सोचो अब चले हम याद करें बैठ के, बस ऐसे दिमाग में रखिए। सोचो कि अपना जो शरीर है अगर उसमें हम 100% मान लेते हैं, 100%, तो अब इस 100% में सबसे ज्यादा वजन हमने कहा हड्डियां होती, क्या होती हैं, हड्डियां। और हड्डियों में मैक्सिमम क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस है। तो अब सीधी सी बात है कि पूरा पूरा 2/3 हिस्सा अकेले कौन है, कैल्शियम और फास्फोरस। बचा वाला जो 1/3 पार्ट है इसमें सभी आते हैं। दूसरा अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमारी मसल्स में कहां होता है, मसल्स में। तो हड्डियों के बाद की जो मात्रा किसकी है, मांसपेशियों की, और उसमें ज्यादा क्या मिलेगा, मैग्नीशियम दिख रहा है। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम ये हमारे ब्लड के साथ घूम रहे हैं, और ब्लड के साथ है, हार्ट के साथ है। तो ज्यादा मात्रा ब्लड की 5-5.5 लीटर का खून लेके घूम रहे हो तो उसमें ज्यादा मात्रा का सोडियम होगा। ये जो सल्फर है, जितना बाल है और जितना नाखून है सब में क्या होगा, सल्फर होगा। और स्किन के ऊपर एकदम सल्फर की कोटिंग लगाई गई है हमारे। आप देखा होगा बहुत से ऐसे कुएं वगैरह हैं या तालाब वगैरह, डुबकी मारो तो आपके यहाँ एक बड़ा शानदार सल्फर का तालाब है, कहाँ, राजगीर के देखा होगा ना। तो वहां जाओ तो कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। कुष्ठ मतलब वो वाला स्किन डिजीज है ना, या खास करके जो श्वेत वाली समस्या है। तो ये जो सल्फर है ये हमारी त्वचा पे पूरा चिपकाया गया है। तो पूरा त्वचा 3 किलोग्राम की है, बलवा पूरा जिंदगी बढ़ रहा है ना। तो बाल में क्या है, सल्फर है। जिसके बाल में नॉर्मल सल्फर उसका बाल सीधा सीधा, और जिसके बाल में ठीक ठाक सल्फर उसका तो मान के चलो कि इस तरह का बाल हो जाएगा। संगीता वाला बाल देखा है ना, ऐसे करली हेयर जानते हो, तो संगीता जाके इसको करवाती है उसमें पार्लर में, ऐसा करली हेयर देखा है। तो इसमें सल्फर डालना पड़ता है, पास्ता तो सल्फर पड़ा है, तो सारा का सारा जो बलवा है वो सल्फर का मामला है। तो सोचो अब भूलोगे भाई, हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस, मांसपेशी में मैग्नीशियम, और खून में सोडियम और पोटेशियम, और बाल और उसमें त्वचा में क्या है, सल्फर। तो ये इतनी ज्यादा मात्रा में है, इनको क्या बोलेंगे, माक्रो, क्या बोलेंगे, मैक्रो, यानी अधिक मात्रा के तत्व। और बाकी जो बचे वो कैसे हो गए, माइक्रो हो गए। क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके सब पे थोड़ा थोड़ा लिख लेते, लिखिएगा हेडिंग कैल्शियम, हाँ, जिसके लिए आवश्यक है। ध्यान देना ये आपको दोबारा फिर मिलेंगे बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री पढ़ते समय। केमिस्ट्री में भी कैल्शियम है, लेकिन वो केमिस्ट्री कैल्शियम है। अभी हम किस देश में पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के हिसाब से पढ़ेंगे, बॉडी के अंदर देखेंगे। लिखिएगा कैल्शियम। तो लिखिए पहला पॉइंट, लिखिएगा हड्डी और मांसपेशी के लिए, हड्डी और मांसपेशी के लिए आवश्यक है। लिखिएगा इसेंशियल फॉर बोन एंड मसल्स। एक एक पॉइंट से फटाफट लिखते चलना।
लिखिए हड्डी और मांसपेशी के लिए आवश्यक है, इसेंशियल फॉर बोन एंड मसल। और दूसरा लिखिएगा कैल्शियम आयन Ca++, कैल्शियम आयन Ca++ रक्त जमाने का कार्य करता है। कैल्शियम आयन रक्त जमाने का कार्य करता है। कैल्शियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, तो कैल्शियम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बन रहा है। इसके बाद लिखिएगा कैल्शियम की अधिक मात्रा, एक्सेस वैल्यू ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की अधिक मात्रा, कैल्शियम की अधिक मात्रा बॉडी में कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम की अधिक मात्रा बॉडी में कैल्शियम ऑक्जेलेट, और याद है पथरी, एक्सेस वैल्यू ऑफ द कैल्शियम केसेस कैल्शियम ऑक्जेलेट या स्टोन डिजीज। लिखिएगा कैल्शियम की अधिक मात्रा शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट या पथरी पैदा कर देती है, पथरी रोग उत्पन्न करती है। एक्सेस वैल्यू ऑफ द कैल्शियम केसेस कैल्शियम ऑक्जेलेट या स्टोन डिजीज, स्टोन डिजीज। क्लियर हुआ? तो कैल्शियम की 3 बातें दिमाग में रखिए। अब लिखिएगा फास्फोरस, अब लिखिएगा इसके बाद नंबर 2 फास्फोरस, नंबर 2 लिखिएगा फास्फोरस। तो सेम कहानी किसकी है, कैल्शियम जैसा फास्फोरस का, ये भी किसके लिए है, बोन और मसल्स के लिए, और टीथ के लिए भी हो जाते हैं। लिखिए पहला पॉइंट, मांसपेशी हड्डी और दांत के लिए आवश्यक है। मांसपेशी हड्डी और दांत के लिए आवश्यक है। मांसपेशी लिखिएगा इसेंशियल फॉर मसल्स बोन एंड टीथ, इसेंशियल फॉर मसल्स बोन एंड टीथ, इसेंशियल फॉर मसल्स बोन एंड टीथ, मांसपेशी हड्डी और दांत के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद लिखिएगा दीर्घकालिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, लॉन्ग टर्म एनर्जी, दीर्घकालिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, लॉन्ग टर्म एनर्जी, दीर्घकालिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए एथलीट, इसीलिए लिखिएगा ड्यू टू रीजन, इसीलिए एथलीट फास्फोरस बेस्ड फूड प्रोडक्ट लेते हैं, इसलिए एथलीट फास्फोरस आधारित भोजन करते हैं, इसीलिए एथलीट फास्फोरस बेस्ड फूड प्रोडक्ट लेते हैं, इसलिए एथलीट फास्फोरस आधारित भोजन लेते हैं, एथलीट फास्फोरस आधारित भोजन लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लिखिए मैग्नीशियम, तीसरा लिखिएगा मैग्नीशियम, Mg, लिखिएगा मैग्नीशियम या Mg, मैग्नीशियम या Mg। लिखिएगा मसल्स के लिए, केवल मसल्स लिखिएगा, मांसपेशियों के लिए आवश्यक है, लिखिएगा इसेंशियल फॉर मसल्स, मांसपेशियों के लिए आवश्यक है, इसेंशियल फॉर मसल्स। एक बात ध्यान देना, जितनी भी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, मतलब हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, डायबिटिक, ये सारी डिजीज तब ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो मैग्नीशियम प्रोटेक्ट करता है ऑल टाइप ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि लाइक ए हार्ट अटैक, डायबिटिक और ब्रेन डिजीज के बारे में। तो दूसरा तीसरा पॉइंट जो भी लिखिएगा, लिखिए मैग्नीशियम गैर संचारी रोगों से बचाव करता है, मैग्नीशियम प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मैग्नीशियम गैर संचारी रोगों से बचाव करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। लिखिएगा उदाहरण में जैसे, लिखिएगा मैग्नीशियम गैर संचारी रोगों से बचाव करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोगों से बचाव करता है। लिखिए जैसे, लिखिए जैसे हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, मांस की नसें ब्रेन की नसें फट जाती हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन,
हाई ब्लड प्रेशर। तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो अभी हमें बहुत तरीके से प्रभावित कर रही हैं। आप जब कभी बारात जाते हो तो डीजे ले जाते हो। डीजे वाले बड़े बदमाश होते हैं, बहुत हल्ला करते हैं और गाना तत्काल बदल देते हैं। जब तक आप सुर में आते हो तब तक वो नया गाना लगा देते हैं, है ना। और मार भी खाता है, हाँ, चढ़ के मारना शुरू करते हैं सब। दुख तब होता है जब उस बारात में जो फूफा गए होते हैं बदमाश टाइप के, उनको लोग दोनों हाथ पकड़ के ऐसे और कहते हैं नाचो, है ना, जबरदस्ती नचवाते हैं ना फूफा से। अब फूफा के दिल में है बीमारी जिसे बुआ ने दिया है। भर दिया है, बीमार एकदम कर दिया। तो अब इनकी हालात ऐसी है कि इन्हें कनवा अनवा फट जाएगा, इतना तेज मारेंगे। तो कई बार होता है ऐसा कि बगल में किसी ने धमाके कर दिए तो कनवा सनसनाता है, साए साए करेगा। तो इसे बोलते हैं अस्थाई बधिरता, अनस्टेबल डफनेस। क्या बोलेंगे? अनस्टेबल डफनेस। 2-3 दिन तक आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, और ऐसी स्थिति में डॉक्टर मैग्नीशियम के इंजेक्शन लगाता है, तब जाके कनवा ठीक होगा। तो लिखिएगा अस्थाई बधिरता पर मैग्नीशियम के इंजेक्शन दिए जाते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा अनस्टेबल डफनेस। डफनेस में मतलब बधिरता, डफनेस, DUFF, डफनेस। लिखिएगा अस्थाई बधिरता, बधिर माने बहरा हो जाना। अस्थाई बधिरता में, अस्थाई बधिरता में डॉक्टर मैग्नीशियम के इंजेक्शन देता है। अस्थाई बधिरता में डॉक्टर मैग्नीशियम के इंजेक्शन देता है। मैग्नीशियम इंजेक्शन, अस्थाई बधिरता में डॉक्टर मैग्नीशियम के इंजेक्शन देता है ना। तो इंपॉर्टेंट है कि इसे लगा दिया जाए, नहीं तो कई बार बधिरता लंबी चली जाती है। तो ऐसा हरकत ना करें तो बेहतर है, फुफ्फा को खाना खाने दें, है ना। जीजा को न चाहिए, देखो पुराना जीजा ही तो फुफ्फा होता है। जीजा का पुराना वर्जन क्या है? फुफ्फा। और फुफ्फा होने के बाद उसके फिर अब एक्सपायरी डेट की समय आ चुकी होती है। धीरे धीरे उसके सभी तरह के जो कार्य क्षमताएं हैं, सभी तरह का सम्मान है, वो खोता जाता है। वीडियो बनते हैं ना बहुत सारे रील में कि शादी के 1 साल बाद तरह तरह के भोजन खिलाएगा ससुराल में, 5 साल बाद बिस्कुट पानी, और 10 साल बाद कुछ नहीं। हाँ, दूर से कहेंगे प्रणाम, सतुआ दे देंगे सान के, खाओ मरो जाओ, हमसे मतलब नहीं। तो आप भी कुछ दिन बाद अभी तत्काल में जीजा बनोगे और पुराने जमाने की फुफ्फा हो जाओगे, है ना। क्या ही स्थिति है इन लोगों को, बड़ा मतलब गड़बड़ है कहानी। शुरुआत में इतना सम्मान पा जाते हैं, इनको लगता है जीवन भर यही मिले, और ऐंठन शुरू हो जाती है शरीर में। इसलिए कोशिश करना कि पहले से सम्मान ही मत लेना, है ना। कह देना मैं बहुत सरल जीजा हूं। हाँ ठीक है, मिल रहा है तो सम्मान लेना चाहिए ना, नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्या है। चलिए इसके बाद लिखिएगा सोडियम और पोटेशियम। इसके बाद लिखिएगा सोडियम और पोटेशियम, एक साथ लिखना, सोडियम एंड पोटेशियम। लिखिएगा सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिखिएगा ब्रेन एक्टिविटी के लिए आवश्यक होते हैं। लिखिएगा इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन एक्टिविटी, मस्तिष्क सक्रियता के लिए आवश्यक होते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन एक्टिविटी, मस्तिष्क सक्रियता के लिए आवश्यक होते हैं, मस्तिष्क सक्रियता के लिए आवश्यक होते हैं। ध्यान रखना, इसमें जो सोडियम है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। किसे कंट्रोल करेगा? BP को कंट्रोल करता है। और जो पोटेशियम है ये हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। यही बार बार पूछते हैं, याद रखिएगा। दोनों बातें ऐसे अलग अलग लिख देना कि सोडियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा और पोटेशियम हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, या पल्स रेट को। हार्ट रेट इक्वल टू पल्स रेट बताया हूं मैं। तो दोनों एक अलग अलग लिख देना कि सोडियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हाँ पोटेशियम हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। इसके बाद लिखिएगा, लिखिएगा सोडियम और पोटेशियम की कमी होने पर मूड खराब हो जाता है। मूड जानते हैं ना? हाँ, मूड स्विंग होना घर में बहुत महिलाओं में होता है, झगड़ा लड़ाई। कहते हैं संगीता पहले तुम बहुत प्यार करती थी, अब क्या हो गया, आते के क्या बना के हमारा प्राण खा लो। तो ऐसी तमाम तरह के घर में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो तो ऐसी स्थिति में ध्यान देना, ऐसे
ऐसे अधिकारी तैयार हम कर रहे हैं जो झगड़ा ना करे। घर से झगड़ा करके जाओगे, बाहर जनता को मारोगे, यही तो है। तो ऐसी स्थिति में अगर कभी दिख रहा है तो ध्यान दो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है। अगर किसी ने अपने अचानक क्या कर दिए, व्यवहार बदल दिए। शुरुआत में ऐसा होता है कि बड़ा प्यार मोहब्बत जगता रहता है, हर बात पे मजा आता है कि यार क्या ही है। हाँ, उसने कह दिया कि बाबू आज सर दर्द कर रहा है, कहेंगे ओ लो, है ना। अब ये शुरुआत की कहानी है। अब बाद में जब कम हुआ क्या, सोडियम और पोटेशियम, तो कहेगा आपको कि बाबू मेरा सर दर्द करके भाग जाओ, बहुत मार मारेंगे, तुम्हारा रोज का नखड़ा है ये। तो कहेंगे रमेश कैसे हो गए हो, पहले तुम बहुत मीठा मीठा बोलते थे कि रमेश को क्या नहीं मिल रहा है, सोडियम और आपको बताऊं, सोडियम पोटेशियम प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है टिकिया खाओ मार्केट में। चाट होता ना, टिकिया चाट। तो भारतीय जो स्ट्रीट फूड है, टिकिया हो गया, गोलगप्पा हो गया, इसीलिए गोलगप्पा खिलाने ले जाओ हर हफ्ता, समझ गए ना। न्यू ट्रेंड चला है ना, उलू उलू उलू। खैर जो भी है, तो जो बाहर आउटिंग करने जाते हो ना, उसका मेन रीजन यही है। घरवा पे जो खाना बनता है उसमें ये प्रॉपर हो नहीं पाता उतना। जो बाहर जाओगे तो वो चूंकि फूड प्रिजर्वेशन इस्तेमाल करते रहते हैं और उसमें व्यापक मात्रा इन सब की होती है। तो आप अगर अपना परिवार सही रखना चाहते हैं तो हर हफ्ता क्या करें, बाहर जाएं और शनिवार के दिन आउटिंग करें, थोड़ा सा भोजन बाहर करके आए। समझदार बना रहा हूं, समझिए, नहीं तो अच्छे अधिकारी। अरे यही सवाल आया, पूछा कि किनमें एनीमिया की कमी है, और विकल्प पूछा गया कामकाजी महिलाएं, घरेलू महिलाएं, युवती, और नीचे लिखा था वृद्ध महिलाएं। तो उत्तर था कामकाजी महिलाएं। क्यों? क्योंकि जो घरेलू महिला वही नहीं खाएगी, युवती इतना खाएगी उसका पता नहीं है, और जो नहीं, घरेलू महिला में कम होगा, कामकाजी महिला में कम। कामकाजी में बाहर जाएगी, और बाहर जाएगी रास्ते में जितना ठेला सब पे खाते हुए आएगी, और घर से पहले इसे मुंह गिरा लेगी, ऐसे करेगी। अब घर वाले कहेंगे काहे खा नहीं रहे हो बिटिया, पेट दर्द कर रहा है। अब इनको क्या पता कि जितना ठेला रास्ते का सारा खा लिए हैं, एक को बचा नहीं है। तो कभी कम होगा विटामिन वगैरह, संभव ही नहीं है। ज्यादा होगा, ओवर ईटिंग हो जाएगा ये, और ये भी कुपोषण है। क्या है? कुपोषण। ठीक, जानते हो ना। तो यही सारा है, तो ये बात ध्यान रखना। तो नीचे नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा डिफिशियंसी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, लिखिएगा सोडियम पोटेशियम कमी से मूड स्विंग हो जाता है। हाँ, लिख लिया क्या? अच्छा, अच्छी बात है। इसके बाद लिखिए सल्फर, अगला है, हाँ लास्ट है सल्फर। इसके बाद लिखिएगा सल्फर। तो ये स्पेशली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? स्किन, हेयर और नेल के लिए। लिखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ, लिखिएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स। लिखिएगा त्वचा, बाल और नाखून के, त्वचा, बाल और नाखून के विकास के लिए आवश्यक हैं। त्वचा, बाल और नाखून के विकास के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, विकास नहीं वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। त्वचा, बाल और नाखून की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, है ना। उसके बाद लिखिएगा बॉडी कलर के लिए, शरीर के रंग के लिए भी आवश्यक होते हैं। लिखिएगा शरीर के रंग के लिए या बॉडी कलर के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये शरीर के रंग के लिए भी आवश्यक होते हैं, शरीर के रंग के लिए भी आवश्यक होते हैं, बॉडी कलर के लिए। तो जैसे अभी हम लोग सांवले हैं, गोरे हैं, जैसे भी हैं, एक समस्या होती है सफेद हो जाना, एल्बिनिज्म जिसे बोलते हैं, सफेद दाग, और अनपढ़ की भाषा में कहते हैं कोढ़ या कुष्ठ हो जाना। बेसिकली वो लेप्रोसी है। तो लेप्रोसी कोढ़ कहते हैं जिसमें हम अंगों को स्टेबल रूप में या परमानेंट रूप में खोना शुरू कर देते हैं, खत्म हो जाते हैं। पहले हाथ की उंगलियां खत्म होंगी और फिर पैर की, और धीरे धीरे पूरा हिस्सा कट के अलग हो जाएगा। वो लेप्रोसी, गांधी जी वाला लेप्रोसी, समझ रहे ना, जिससे गांधी जी कनेक्ट होते थे, याद है? विश्व कुष्ठ दिवस मनाते हैं ना हम लोग, तो गांधी जी के संपर्क में है वो मामला। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं, होता क्या है कि सल्फर अगर कम हुआ बॉडी में, तो एक एंजाइम है, उसका नाम है टायरोसाइनेज। क्या नाम है? टायरोसाइनेज। और जो टायरोसाइनेज है, जब ये कम होगा तो एक पिगमेंट होता है बॉडी में, उसका नाम है मेलानिन। नाम सुना ना, पिगमेंट का नाम है मेलानिन। तो जो मेलानिन है ये भी क्या हो जाएगा,
डाउन हो जाएगा। और मेलानिन जब डाउन होता है तब बीमारी होती है एल्बिनिज्म। क्या हो जाएगा? एल्बिनिज्म हो जाएगा। और यही जो एल्बिनिज्म है इसी को हम सामान्य भाषा में सफेद दाग कहते हैं, जिसे हमारा उत्तर भारत बुरा मानता है, हालांकि कोई बीमारी नहीं है। बाल पकना कोई बीमारी है? तो त्वचा पकना कैसे बीमारी हो सकती है? बाल काले थे सफेद हुए और त्वचा सांवली थी सफेद हुई, तो बीमारी माना ही नहीं जाएगा ना। तो इससे मेडिकल साइंस बीमारी नहीं हाँ भाई, हाँ इसी को हम, हाँ बीटी को भी इसी कहते हैं, एल्बिनिज्म को। भारत में बीमारी मानी नहीं जाती है, ध्यान देना। और ये किसी भी तरह की संक्रामक बीमारी नहीं है, लेकिन दुख तब होता है जब हम ही में से कोई अगर उसके साथ भेदभाव करता है। आपको मैं दिल से बताऊं कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति से गोलगप्पा नहीं खाओगी जो सफेद दाग वाला व्यक्ति हो, भाग जाओगे, साइड हो जाओगे। ऐसा है क्या? ऐसा ही है, मानो चाहे ना मानो, लेकिन आज से ऐसा मत करिएगा। बीमारी नहीं है। बाल पकना बीमारी है तो त्वचा पकना कहां से बीमारी है? तो सारा खेल रंग का ही है, रंग बदलने से बीमारी नहीं होती। तो इसको बना लीजिएगा। सल्फर कम हुआ तो क्या कम हो जाएगा? टायरोसाइनेज एंजाइम कम हो जाएगा। कोई ठीक होने के चांस ही नहीं है, तो क्या बीमारी हो तो बाल पकना ठीक हो सकता है? छोटा मोटा है तो लोग सर्जरी कर देते हैं, छोटा मोटा है तो सर्जरी हो जाती है। अब पूरी शरीर सफेद है तो कहां तक सर्जरी करेंगे? कुछ दवाएं चलती हैं जो कि सक्सेस नहीं है, सक्सेस नहीं है, क्योंकि ये बीमारी ही नहीं, तो क्यों दवाई खिलाना उसको? सवाल बनता है ना। जब आप किसी के बाल पकने को ठीक किया जा सकता है, अब कलर करके तो भैया फिर तो पेंट लेके रोज ब्रश मारा करो। तो या तो मेकअप वाले के यहाँ मिलो जाके। तो मेकअप वाला कितना मेकअप करेगा? पूरी शरीर का मेकअप जाने के लिए 1 लाख रुपए लगेगा। खाली चेहरा का मेकअप करने में 30-40 हजार रुपए लगता है, पता कि नहीं? और सोचो दहिया पूरा मेकअप करना हो तो 3 लाख का मेकअप करवाओ और 2 दिन में खत्म हो जाएगा, और फिर करवाओ। इससे अच्छा है जैसा रहो वैसा ही रहो, ठीक है। तो टायरोसाइनेज कम हो, क्या कम हुआ? मेलानिन पिगमेंट कम हुआ, और मेलानिन पिगमेंट कम हो, क्या हो जाएगा? एल्बिनिज्म या सफेद दाग, जो कि बीमारी नहीं है, डिफिशियंसी है। क्या है? डिफिशियंसी है, बीमारी नहीं है। तो लोगों के मन में है कि वो बीमारी है, ऐसा नहीं होता। नीचे एक और नोट डाल दीजिए, बना लीजिए इसको। बन गया ना? हाँ, नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा नोट में, लिखिएगा एक्सेस एक्सेस वैल्यू ऑफ सल्फर। लिखिएगा सल्फर की अधिक मात्रा हमारे बालों को घुंघराला कर देती है। लिखिए एक्सेस वैल्यू ऑफ सल्फर, एक्सेस भैया क्या हुआ? हाँ ठीक। एक्सेस वैल्यू ऑफ सल्फर, लिखिएगा टर्न आवर हेयर, कौन सा हो जाएगा? करली। हाँ लिखिएगा एक्सेस वैल्यू ऑफ सल्फर टर्न आवर हेयर करली, हमारे बालों को घुंघराला कर देती है। समझ गए ना? संगीत तक फोटो बना लो छोटी सी, याद रहेगा। तो ये फाइनल हुआ। अब लिखिए आयोडीन, इसके बाद लिखिएगा आयोडीन, इसके बाद लिखिएगा आयोडीन। तो आयोडीन कैसा है? बहुत ट्रेस अमाउंट का है। आयोडीन कैसा है? ट्रेस अमाउंट का। और आयोडीन कम हुआ तो यहां पे ग्लैंड है थायराइड, कौन सी? थायराइड। इससे निकलता है एक हार्मोन थायरोक्सिन, ये कम होगा। और जब कम होगा निकलना तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या रुकेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसमें हो जाएगी सूजन, जिसे बोलते हैं घेंघा या ग्वाइटर। क्या बोलेंगे? घेंघा या ग्वाइटर। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन अफेक्टेड थायराइड ग्लैंड, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। और लिखिए आगे बढ़ाना, और घेंघा या गायटर, और घेंघा या गायटर रोग हो जाता है। इसे एक और नाम जानते हैं, गलगंड कहते हैं। स्थानीय भाषा में गलगंड, गायटर, या स्थानीय भाषा में गलगंड रोग कहते हैं। तो घेंघा, काहे हंसते रहते हो? नए नामों को सुन के घबरा जाते हो?
ठीक, घेंघा। अब मेरा काम है बताना ना, नहीं बताऊंगा तो आप कहोगे नया नाम कहाँ से आ गया। तो देखो होता क्या है कि ये ज्यादातर आपको राजस्थान में, अब बहुत मारे हा हा करोगी तो चलिए, सिंसियरिटी नाम की कहीं दूर दूर तक नहीं है ना। लिखिएगा। तो भारत की कहानी ऐसी, ध्यान देना, ये हमारे 9 ऐसे राज्य हैं जो कोस्टल हैं और यहां से मिल जाता है सी फूड। सी फूड जो है वो अच्छे स्रोत होते हैं आयोडीन के। तो कभी भी यहां पर आयोडीन युक्त नमक का प्रचार सरकार ज्यादा नहीं करेगी। खाओ तो खाओ, ना खाओ तो ना खाओ, उनसे कोई मतलब। सरकार का फोकस इधर है, राजस्थान और उत्तर भारत। ठंडा भी नहीं, ठंडे में भी मिल जाएगा, जेके और उधर भी मिल जाता है। वहां भी जो ठंडे प्रदेश की वनस्पतियां हैं वो भी आयोडीन रखती हैं। तो सारा फोकस भारत सरकार कहाँ रहेगा, यहाँ। और भारत में ज्यादातर ग्वाइटर स्टेट है वो है राजस्थान। आप राजस्थान की महिलाओं में मैक्सिमम ग्वाइटर पाओगे, गले में गोदना गोदाती हैं यहाँ पर, और ये फूला रहेगा ऐसे। तो मैक्सिमम ये रीजन है, कारण कि वहां पर अगर हमारे यहाँ बहुत पहले नमक वो वाला खाते थे, ढोका वाला, क्रिस्टल, और उसी को प्रॉपर पीस करके और दाल वाले में जैसे खड़े डाल देते थे। और कई बार दाल खाते समय मिलता था, कहता था मैं नमक हूं। तो ये है, लेकिन आज चेंज हुआ और हम सब टाटा या टटवा नमक खाते हैं। शहर में टाटा चलता है, गांव में टटवा चलता है। सस्ता के चक्कर में वो बदल देता है, जैसे बिस्लरी, बिलसरी, बिस्लेरी, चार है ना, तो बेलसारी। हाँ, लिख देते हैं ऐसा, और बोतल वैसे ही बनाएंगे जैसे देखो ये है। अब ये उसी कॉपी के हैं, बैली। तो नहीं, ये है ओरिजिनल, लेकिन बिस्लरी और बैली में बहुत अंतर थोड़ी है। अभी कल आया ना कि ये जो खान सर ने क्या किया कि वहां मुसल्लापुर हाट में जहां अध्यापक रहते हैं वहां पर 5 लाख रुपए का मशीन मंगाया जापान से, पानी साफ करने की। वो 1 महीना पहले बता दिया सर ये पानी हानिकारक है, पहले टीचर्स के लिए ये वाला पानी आता था। तो अभी हाँ, अच्छा बताओ। भाई यार, भाई यार, या तो यहाँ आके पूछा या तो फिर तुम कल से आगे बैठना भाई, समझ रहे हो। पूरी क्लास डिस्टर्ब करते हो। बाद में तुम एक काम किया करो, पूरा लिख के रखा करो, वहीं आ जाया करो, हम 10 मिनट पूरा देंगे आपको, ट्यूशन देंगे। हाँ पूछो। पानी की कमी के कारण सर हमें बाल पक जाएगा। हाँ, बाल पक जाने के बाद सर हम क्या सेवन करेंगे, स्रोत भी सर दिखा दे तो अच्छा रहेगा कि बाल पकने के बाद काला नहीं होता तो स्रोते नहीं है कौन, तो हम खुद पक रहा है, अगर हम होते तो जान के। जैसे बासमोल और कुछ का सेवन करके सब हवाबाजी है। हमको देखो, हमारा बलवा पक रहा है तो हम अपना काला नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं कोई उपाय नहीं, बैठो। अरे नहीं, ठीक है, अरे जाओ भाई जाओ। ठीक। तो कॉन्सेप्ट समझा आपने कि सरकार का फोकस कहाँ है, ग्वाइटर स्टेट पे। भाई यार जितनी बात करोगे आपका ही लेट होगा, मैं खाली हूं आज, ध्यान देना। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर पढ़वाओ, और मैं क्लास को ऐसे बांध के रखूंगा, आप चू नहीं करोगे। तो आप बुलवाओगे तो इधर लेट होगा, और पढ़ लोगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना। अभी आपको दिमाग खर्च करना, याद रखना, वो इतने उलझाऊ सवाल हैं पागल कर देंगे, मिलेंगे अभी तो इधर। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कैसे गाइटर स्टेट और नॉन। तो आपसे आ सकता है कौन सा गाइटर स्टेट। अच्छा, खान सर बता रहे थे क्या। अच्छा, तो खान सर ने 1 महीने पहले बता दिया था कि सर इसमें माइक्रो और नैनो प्लास्टिक है, क्या है। और अभी कल का पढ़ा होगा आपने कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में माइक्रो नैनो प्लास्टिक मिले हैं। यहां तक कि अब तो रिसर्च आया कि माँ के दूध में माइक्रो प्लास्टिक मिल रहे हैं, और ह्यूमन ब्लड में, जो माँ का दूध है ना तत्काल का, वो जो बच्चे पी रहे हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक मिल रहा है, और ह्यूमन के ब्लड तक माइक्रो प्लास्टिक आ चुका है, और इसी को पी के हम अंदर डाल रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक। तो खान सर ने जापान से मशीन मंगाई कि अब हम पानी किसका पियेंगे, जापानी मशीन का पियेंगे, है ना। तो अभी क्या है कि टीचर्स के लिए यहाँ पे भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अभी मशीन अभी मंगाई नहीं गई है, बट वहाँ सर ने पूरा प्रॉपर व्यवस्था कर रखी है। खान सर अपनी खुद की गाय पाल रखे हैं वहाँ, दूध के लिए वो बाहर से व्यवस्था नहीं करते। 2-3 गायें हैं पीछे, वहीं से टीचर्स के लिए दूध वगैरह आता है। तो खान हमारे लिए
तुम्हारे लिए थोड़ी आएगा। तो खान सर इस चीज़ को बड़ा ध्यान देते हैं कि खान पान गड़बड़ होगा तो हमारा टीचर सही काम नहीं कर पाएगा। तो दो बड़ी बातें ध्यान है, एक तो खान पान सही रखते हैं, दूसरा हर क्लास के बीच में 3 घंटे का अंतराल रखते हैं, 4 घंटे का, जिससे कि टीचर्स क्या कर सके, पढ़ सके। आराम तो करता ही है वो, बिना पढ़े आएगा तो उल्टा पुल्टा बोल के चला जाएगा ना, पढ़ करके जब जाएगा तो थोड़ा रहेगा कंट्रोल में, है ना। तो खैर समझ में आया आयोडीन का गाइटर और नॉन गाइटर। तो नॉन गाइटर स्टेट कौन हो गए, सारे ये 9 राज्य कैसे हैं, नॉन गाइटर स्टेट है। तो क्या लिखा, घेंघा और गलगन। एक और पॉइंट लिखेगा, लिखेगा आयोडीन की कमी से बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से बच्चे मंद बुद्धि, इसको बोलते हैं क्रेटनिज्म, क्रेटनिज्म। लिखेगा आयोडीन की कमी से, बताए हो क्या, हाँ, आयोडीन की कमी से बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं, क्रेटनिज्म हो जाते हैं, मंद बुद्धि हो जाते हैं या क्रेटनिज्म हो जाते हैं। एक वैल्यू लिख दीजिएगा, 150 से, ये बताया हूं क्या मैं, 200 माइक्रोग्राम, 150 से 200 माइक्रोग्राम पर डे, ये एक वयस्क या एडल्ट के लिए है आयोडीन की वैल्यू। लिखिएगा ब्रैकेट में, नीचे कुछ आंकड़ा लिखिएगा, क्या हुआ, आंकड़ा लिखिएगा 150 टू 200 माइक्रोग्राम पर डे, एडल्ट का आंकड़ा है ये आयोडीन इनटेक आंकड़ा। और 200 से लेकर के 250 माइक्रोग्राम पर डे, यह है प्रेग्नेंट वुमेन का। और 250 से 300 माइक्रोग्राम पर डे, यह है जो माएँ फीडिंग करा रही हैं, स्तनपान करा रही हैं, फीडिंग मदर का, जो माँ फीडिंग कराती हैं उनको ज्यादा आयोडीन चाहिए, जो फीडिंग करें उनको ज्यादा आयोडीन चाहिए। इसको लेके एक बॉक्स बना देना है, WHO का आंकड़ा। तो हम लोग कितना लेते हैं, 150 से 200 चाहिए, काम बन जाएगा। और ये एक आधा चम्मच सुबह नमक खाया जाए और आधा चम्मच शाम, तो ये पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, देखिएगा समुद्री समुद्री भोजन या सी फूड, समुद्री भोजन या सी फूड आयोडीन के अच्छे स्रोत होते हैं, गुड सोर्स। लिया, समुद्री भोजन आयोडीन के अच्छे स्रोत होते हैं, समुद्री भोजन आयोडीन के अच्छे स्रोत होते हैं, समुद्री भोजन आयोडीन के अच्छे स्रोत होते हैं। आज कल मैंने एक सवाल पूछा कि ऐसा कौन सा रसायन है जिसका इस्तेमाल करके इतिहास में एक आंदोलन छिड़ा था। तो बड़ा कॉमन सा है, नमक तोड़ो वाला। तो वो कैंडिडेट बहुत टेंशन में आए, बता नहीं पाए, जबकि ये बड़ा कॉमन सा था ना, और एक दो बार सवाल पूछा भी गया है। तो कई बार कैंडिडेट दबाव में रहते हैं, उनको बताना थोड़ा मुश्किल होता है कि क्या ही है ये। मैंने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कैंडिडेट मास्टर था केमिस्ट्री से, तो अब केमिस्ट्री से मास्टर कैंडिडेट है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स से PhD कर रहा था, और यहाँ से नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय से, और इसी साल उनका UPSC का भी इंटरव्यू है। तो इतने हाईटेक कैंडिडेट बैठे थे, हमने पूछा क्या डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, उधर से आ रहा है सॉरी। तो इसका आशय नहीं कि उनको नहीं पता है, वो दबाव होता है, प्रेशर, तो उस प्रेशर में आप बता नहीं पाओगे। तो ये प्रेशर आप याद रखना, सबसे शानदार है कि GS अपना मजबूत करो, यही आपको मेंस पास करवाएगा और यही इंटरव्यू में भी नैया पार लगा देता है। खैर, अब आगे है लोहा या आयरन। दूसरा लिखिएगा लोहा या, भाई यार बिना पूरा किए कौन सा टेस्ट, बस 2-3 मिनट का और है, आयरन 2-3 और पढ़ लो, उसके बाद टेस्ट कराते हैं। लिखिएगा, अब बीच में थोड़ी रोक दूंगा मैं, कैसे भाई, लिखिए लोहा या आयरन, तभी तो फेल होगे तो मजा आएगा मुझे। हाँ, एनर्जी रहेगी नहीं, आप उल्टा पुल्टा उत्तर लगाओगे, फेल हो जाओगे, मैं खुश हो जाऊंगा, है ना। चलिए लिखिएगा लोहा या आयरन। देखिए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिएगा, देखिए आरबीसी की मात्रा को, आरबीसी की मात्रा को रेगुलेट करता है, आरबीसी की मात्रा को रेगुलेट, आरबीसी वैल्यू,
आरबीसी की मात्रा को रेगुलेट करता है, आरबीसी की मात्रा को रेगुलेट करता है, आरबीसी की मात्रा को रेगुलेट करता है। दूसरा लिखिएगा, लिखिएगा बॉडी में अधिकतम आयरन ब्लड में पाया जाता है, लिखिएगा मैक्सिमम आयरन या अधिकतम आयरन फाउंड इन ब्लड, लिखिएगा अधिकतम आयरन, लिखिए शरीर में अधिकतम लोहा रक्त या ब्लड में पाया जाता है, अधिकतम लोहा रक्त में पाया जाता है। लिखिए तीसरा पॉइंट, लिखिए डिफिशियंसी ऑफ आयरन एनीमिया, लोहे की कमी से एनीमिया हो जाती है, पता है ना, हाँ जानते हो सब, लोहे की कमी से एनीमिया हो जाएगा। और अधिकता से एक बीमारी होती है सीडेरोसिस, क्या हो जाता है, सीडेरोसिस। लिखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आयरन केजेस सीडेरोसिस, सीडेरोसिस होता है तो इंसान 25-30 साल में मर जाता है। एक जनजाति है बांटू जनजाति अफ्रीका की, वो लोग लोहे के बर्तन में शराब पीते हैं। क्या हुआ, लोहे के बर्तन में शराब पीते हैं और शराब में लोहा क्या कर देता है, रिएक्शन कर लेता है। कभी भी शराब किसमें पीना चाहिए, बहुत मार मारे शराब पीना हानिकारक है, वही हम पूछना चाहते, कहते हैं कांच गिलास में पीना चाहिए। हाँ हाँ, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए, आपका जवाब क्या होना चाहिए, पीना ही नहीं चाहिए। ये ध्यान है, मतलब हम कह रहे सिगरेट कैसे पीना चाहिए, तो कह सर फिल्टर लगा के पीना चाहिए। ये क्या तरीका हुआ, आप बोलोगे सर सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, मतलब बह जाते हो ना। हाँ, ये किसी के पास माचिस है कि हाँ है, कि काहे रखे हो लाइटर और माचिस क्यों रखते हो, हाँ जहां लगाते हुए पता है। तो अधिकता में सिडरोसिस और कमी होने पर एनीमिया, क्लियर हुआ ना। इसके बाद एक और लिख लीजिएगा, लास्ट है, वो है फ्लोरीन। हाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन हाँ, सारे नहीं पढ़ने हैं उतने इंपॉर्टेंट, जैसे कोबाल्ट पढ़ी क्या करोगे, कोबाल्ट कहीं पढ़ चुके हो ना, तो सारे पढ़ने नहीं होते। अब जिंक का कोई मतलब नहीं होता है, लिखिएगा। इसके बाद क्या है, फ्लोरीन, लिखिएगा दांतों और हड्डियों के लिए फ्लोरीन, एफ फॉर फ्लोरीन, लिखिएगा दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक है। टीथ एंड बोन, दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक है, दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक है। और फ्लोरीन की जो एक आइडियल वैल्यू है वो होती है 1 पार्ट पर मिलियन इन वाटर, कितना होती है, 1 ppm इन वाटर। सबसे बेहतर स्रोत है फ्लोरीन प्राप्त होने, क्या, पानी। अगर ये वैल्यू है तो ये आइडियल वैल्यू है, तो लिख लीजिएगा आइडियल वैल्यू ऑफ फ्लोरीन 1 पार्ट पर मिलियन इन वाटर, आइडियल वैल्यू ऑफ फ्लोरीन लिखिएगा 1 पार्ट पर मिलियन इन वाटर, ppm। जल में 1 ppm फ्लोरीन होना चाहिए, क्यों, दांतों के लिए और हड्डियों के लिए। लेकिन ध्यान देना, अगर ये वैल्यू ज्यादा होती चली गई और दो कंडीशन होगी, एक कंडीशन होगा 5 पार्ट पर मिलियन ppm, अगर ये हो गया तो ऐसी स्थिति में दांत खराब होंगे, इसे बोलते हैं डेंटल फ्लोरोसिस, क्या बोलेंगे, डेंटल फ्लोरोसिस। और अगर पानी में 10 पार्ट पर मिलियन फ्लोरीन मिल गई तो इसे बोलेंगे बोन फ्लोरोसिस। तो दोनों बातें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 5 पार्ट पर मिलियन इन वाटर कैजेस डेंटल फ्लोरोसिस। दांत धुंधले या धब्बेदार दांत होते हैं, इसमें कितना ब्रश करोगे साफ नहीं होगा। 5 पार्ट पर मिलियन पे डेंटल फ्लोरोसिस हो जाएगा और 10 पार्ट पर मिलियन पर बोन फ्लोरोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोन फ्लोरोसिस हो जाएगा। तो यहीं पर यह समाप्त हो गया, ठीक है। तो अब आप 2 मिनट बाद आपको एक पेपर मिलेगा, 5 मिनट बाद। तो यह है बोन फ्लोरोसिस, डेंटल दांतों में फ्लोरोसिस। तो 2 से 5 मिनट में एक पेपर मिलेगा और आपको पेपर मिलते मिलाते समय हो जाएगा लगभग 1 बज जाएगा। तो 1 से 2 बजे के बीच में आप आराम से 1 घंटे में पेपर दीजिए। और 2 बजे OMR बहुत सावधानी से भरना, मैं बोल देता हूं 2:30 बजे, मतलब मैक्सिमम 2:30 बजे। 1 घंटे पर्याप्त है वैसे, तो जो 1 घंटे में दे जाए अपना जमा करके जाएं, ऐसा रहेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड क्या होता है,
तो जो जितना 1.5 घंटा हम दिलवा रहे हैं, जो जितना जल्दी कर देगा जाए। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो आराम से मिल जाएगा और पेपर दीजिए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। उत्तर आपको बाहर चस्पा रहेगा, वहां देख लीजिएगा। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। और आपका रिजल्ट संस्थान 1-2 दिन के अंदर जारी कर देगा। और हम मिलेंगे 1 सप्ताह बाद। तब तक के लिए नमस्कार।